आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, तो उनके आधार पर मैं चलूंगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं उसको साथ साथ क्लियर करता चलूंगा। और अगर डाउट है तो आप बाद में भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये मैं शुरू करता हूं कि अ, जैसे मैंने पिछली बार शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो चल नहीं पा रहा था जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। लेकिन आज मैं फिर से शुरू करता हूँ। जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान का इतिहास और इसकी उत्पत्ति, कहाँ से इसका इतिहास और इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना परसेंट इसका रिजल्ट होता है, एक्यूरेसी कितनी होती है, और इसका इससे भविष्य कैसे बता सकते हैं, और कितना प्रिडिक्शन इसका पॉसिबल है। ये सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा। और इसके बाद दो, इसमें अगर जैसे कि अभी तो व्हाट्सएप पर पढ़ सकते हैं, पहले हम लोग हाथ की छाप लेते थे। अब भी अगर जो लोग दूर हैं या जैसे जिनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनकी हाथ की छाप लेते हैं, तो उसकी कितनी विधियां हैं, किन किन विधियों से, ये बेसिक है, ये जानना जरूरी है। और थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट कम आए, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसके बाद में जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, जो भविष्य भविष्य बता रहे हैं, उनके उनका क्या अधिकार है, और उनका क्या गुण होने चाहिए, उनके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और उनका क्या दायित्व है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बेसिक है, इन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, ये जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं उनको होनी चाहिए। तो और हस्तरेखा देखने की विधि क्या है, किस तरह से, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। और इसके बाद में जो आज कवर करूंगा, हस्तरेखा जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें क्या क्या जो साइन है या जो लाइंस हैं, या कोई स्पेसिफिक लाइन है, तो इंट्यूशन पावर होनी चाहिए, एक तो बात है। तो इंट्यूशन पावर के लिए कौन सी लाइन महत्वपूर्ण है, या किस लाइन से हम इंट्यूशन पावर देख सकते हैं, ये मैं आउटलाइन बता रहा हूँ। इसके बाद में फिर डिटेल लेक्चर। और फिर इसके बाद में भारतीय जो है लोग, भारतीय व्यक्ति जो होते हैं, उनके कितने प्रकार के हाथ होते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके बाद में आगे जैसे आएगा, फिर ये डिटेल है इसके बारे में, फिर मैं और बढ़ूंगा। इसके बाद विदेशी हाथ। और आज मुख्य रूप से मैं जीवन रेखा के बारे में बताऊंगा। जीवन रेखा में कितना क्रॉस है कोई, या कोई चिन्ह है तो उनसे क्या रिजल्ट होता है, इन सब चीजों की मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने इतिहास के बारे में बताया, तो इसमें मुख्य रूप से भारतीय जो हमारे ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि परंपरा से ये विद्या आगे बढ़ी है, कि गुरु शिष्य परंपरा से, जिनको जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को समझाते थे, बताते थे चीजें। और इसके बाद में आगे जो शिष्य फिर गुरु बने, तो उन्होंने इन विद्याओं को आगे बढ़ाया।
तो इस तरह से ये विद्या आगे गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से बढ़ती गई। और बीच में जो इसको अंधविश्वास माना जाने लगा। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर। जी जी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे बीच में पूछते रहेंगे, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिखते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो इसमें फिर इसको, ये मुख्यतः तिब्बत, चीन और मिस्र, ईरान, इन 4 देशों में काफी इस पे खोज हुई है। लेकिन इसका जो खोज का जो मूल बिंदु था या जो भी खोज हुई है वो भारतीय, जो भारत में ये पनपी कला, और उसके बाद में फिर इन देशों में लेके लोग गए, यहीं के जो पुस्तकें थी वो यहीं से कैरी फॉरवर्ड हुई। और इसके बाद में फिर उसमें उन लोगों ने अपना भी जो रिसर्च थी वो जोड़ी। लेकिन उसका जो मूल जो बेसिक था वो इंडियन पामिस्ट्री था। जो भारतीय वेद और शास्त्र इसमें जो वर्णन किया गया था वहीं से ये। और यूनानियों में ने इसमें मुख्यतः काफी इसको प्रोग्रेस करने में अपना रोल निभाया। और इसके बाद में विभिन्न रेखाओं के बारे में, जैसे कि उसमें देखा कि कौन सी रेखा जीवन से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है कौन सी, तो उसको हृदय रेखा का नाम दिया इस तरह से। और जो रेखा मस्तिष्क से या बुद्धि से संबंधित थी उसको मस्तिष्क रेखा का नाम दिया। और जो प्रेम से संबंधित रेखा थी उसको हृदय रेखा। इस तरह से ये नामकरण करते चले गए। और आगे इनमें कोई चिन्ह है उसका विवरण दिया गया। इस तरह से कोई रेखा अगर उसको काट रही है, नई रेखा, या कोई उसे क्रॉस कर रही है, तो उसके रिजल्ट देख करके और इसमें रिसर्च होता रहा। और इसमें सच्चाई कितने परसेंट है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि इसका जो पास्ट प्रिडिक्शन है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इससे। और फ्यूचर प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये है। और लेकिन इसमें अगर आप एक्सपर्ट होते हो रहे हैं तो आप, इसमें 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक मिटती हुई रेखा है, एक बनती हुई रेखा है। तो अगर उनको आप पढ़ना सीख गए कि ये रेखा बन रही है फॉर्मिंग लाइन, या तो आप उसके रिजल्ट अच्छे से एक्यूरेटली बता सकते हैं। जैसे कि जो एक्सपर्ट होते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि ये मिटती हुई रेखा है या बनती हुई, ये नई बनेगी रेखा या मिट जाएगी आगे चल करके। तो ये इसमें भी ये भी पता लगाना अपने आप में एक कठिन काम है। लेकिन यही चीज अगर आ गई तो एक्यूरेसी फिर आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज है इसमें। और अगला है कि हस्तरेखा और भविष्य। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा आपके हाथ में अंकित होता जाता है। जैसे आप ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन जिस उससे आप सोच रहे हैं, तो एनालिटिकल सोच रहे हैं तो आप लेफ्ट ब्रेन से सोचेंगे। और इमोशनल पार्ट आप सोच रहे हैं या इमोशनल है तो राइट ब्रेन से सोचेंगे। तो राइट ब्रेन वाला जो होता है वो लेफ्ट में अंकन होता है, और लेफ्ट वाला जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन से जो आप सोच रहे हैं उसका राइट पाम में अंकन होता है। तो मेल जो होते हैं वो उत्तर एनालिटिकल होते हैं, तो उनका जो राइट पाम हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं। और जो फीमेल होती है वो इमोशनल मोस्टली होती है, तो उनका हम लोग राइट पाम पढ़ते हैं, सॉरी लेफ्ट पाम पढ़ते हैं। और इसके बाद में इनसे हम इन हस्तरेखाओं से किसी के स्वभाव के बारे में, किसी के कार्य के बारे में, या किस तरह की सोच है, इन सब चीजों को हम अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसको बताना संभव है। और ये मैं शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए जैसे कि क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, प्लेन पेपर, स्केल, पेंसिल, टॉर्च, और थोड़ी क्रीम, हाथ के लिए क्रीम आती है। तो क्रीम, रबर के टुकड़े करीब 12 इंच बाई 12 इंच के बड़े टुकड़े आते हैं, वो रबर पैड लेते हैं। लेंस होना चाहिए आपके पास, रुई या कपड़ा होना चाहिए। तो हस्तरेखाओं की छाप लेते हैं। तो हस्तरेखा की छाप, ताकि इसमें जैसे ऐसा होता है कि आपका इंट्यूशन पावर भी इंक्लूड होता है। जैसे आप किसी की रिजल्टिंग कर रहे हैं तो उसमें इंट्यूशन पावर आपका भी रहता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद कोई और तो पार्टिसिपेंट नहीं एडमिट के लिए है। ठीक है। तो
तो इसमें मैं बता रहा था कि आपको काफी समय देना पड़ता है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो जैसे सामने कोई व्यक्ति है तो आप उतनी जल्दी नहीं बता सकते। एक हल्का फुल्का तो चीजें बताई जा सकती हैं, जीवन रेखा है जैसे देख लिया आपने, लेकिन उसमें एक जीवन रेखा में 80 साल 70 साल जितना पूरा उसका विवरण होता है। तो पूरा विवरण देखने के लिए कि किस एज पे क्या इवेंट है या एक्सीडेंट है या कोई प्रोग्रेस है, तो उसके लिए हमें पूरा समय देना पड़ता है, तो देना चाहिए। तो तभी हम एक चिन्ह है या कोई उसमें क्रॉस है या कुछ भी चीज है या अपग्रेडेशन का कोई साइन देख पा रहे हैं, तो ये चीजें इसके लिए समय हमें देना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, तभी हम उसको अच्छी रिजल्टिंग, अच्छा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो जैसे पहले भी दिया है इसमें, हम लोग क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा कपूर जलाते हैं किसी गिलास में और उसमें धुआं उठता है, तो उस धुएं के ऊपर हम लोग कागज व्हाइट पेपर को रख देते हैं ताकि वो काला पड़ जाए उस धुएं से। उसके बाद में फिर हम लोग उसमें हाथ रखाते हैं, जिनका हाथ हमको रीड करना है, राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ की छाप लेते हैं। तो उसके बाद में फिर जो उसमें फिर स्पिरिट डालते हैं, तो स्पिरिट डालने से वो पक्का हो जाता है। और फिर इसके बाद में उसको फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ, व्यक्ति का नाम, एज और ये सारी चीजें उसमें लिख करके रख लेंगे। और फिर उनको हम रिजल्ट बनाएंगे कि कौन सी रेखा क्या कह रही है, जीवन रेखा, जो भी रेखाएं हैं हाथ की, तो सबको एक एक चिन्ह है, बारीकी से देखेंगे, समय लेंगे। पहली विधि हो गई। दूसरी विधि में एक हम बड़ा रबर पैड लेते हैं, जैसे मैंने बताया इंक पैड, और उसके बाद में एक रबर पैड भी बड़ा सा लेंगे 12 इंची का करीब, और पूरा हाथ उसमें इंक पैड में रखाएंगे। और रखाने के बाद में फिर एक प्लेन पेपर पे रबर पैड रख करके उसमें हाथ की छाप लेंगे। और हाथ की छाप लेने के बाद में उसमें व्यक्ति का जन्म स्थान, निवास, ये सब चीजें रखेंगे रिकॉर्ड के लिए। और वो जब वो छाप एक एक उसमें सारी चीजें अंकित हो जाएंगी, चिन्ह है या रेखाओं की लंबाई, जो भी चीजें बिल्कुल एक्यूरेटली उसमें छप जाएंगी। फिर उसका हम लोग अध्ययन करते हैं बाद में। ये दूसरी विधि हो गई। और तीसरी विधि में एक हाथ में थोड़ी सी वैसलीन की एक पतली परत लगा दी जाती है। वैसलीन लेके उसको हाथ में रगड़ते हैं। और उसके बाद में रबर पैड पर एक कागज रख करके उसको हाथ को दबाते हैं। तीसरी विधि है ये। और इसके बाद में उसमें एक अदृश्य, वो ना दिखने वाली रेखाएं बन जाती हैं। फिर उसमें हम लोग कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन डालते हैं उस कागज पर, तो जिससे कि जो रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट से दिखने लगती हैं। और ये हस्तरेखा के लिए कागज तैयार हो जाता है। इसमें हम अपना फिर उसको फ्यूचर प्रिडिक्शन या भविष्य के रिकॉर्ड के लिए भी उसमें डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें रख लेते हैं, नाम लिख करके, और उसका अध्ययन फिर हम करते रहते हैं। तो करके फिर समय लेकर के उसको रिजल्ट बनाते हैं। तो ये तीसरी विधि हो गई। और हस्तरेखा का जो अधिकार, भविष्य वक्ता जो होते हैं उनका, उनके गुण, जैसे कि एक चीज मैंने पिछली बार भी बताई थी कि अगर किसी को डराना नहीं है, अभय भाषा में बताना है। और कोई एक्सीडेंट इवेंट अगर हम देख रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनको अभय भाषा में बताएं और उसको, उसका जो परिणाम है वो तो वो चीजें मतलब अगर कोई चीज देख रहे हैं कि कोई अगर एक्सीडेंट इवेंट इंजरी देख रहे हैं तो उनको हम उसका रेमेडीज बता देंगे। मैं रेमेडीज बताऊंगा कि किसकी क्या रेमेडीज होती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट है तो उसकी डिग्री डिक्रीज करने के लिए कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, और कैसे हम कोई अगर बूस्टअप है किसी चीज को अगर करना है तो कर्मों के द्वारा उनको हम अच्छे कर्म सत्कर्म बता करके, या पूजा है या मेडिटेशन ध्यान योगा, इनसे लाइंस चेंज हो सकती हैं। तो वो चीजें बता करके उनको हम बता सकते हैं कि आप ये करिए उपाय। उसमें रेमेडीज भी लूंगा, चैप्टर रेमेडीज का है, मैं वो बताऊंगा। तो हस्तरेखा विशेषज्ञ का दायित्व, जैसे कि मैं इस पे बात कर रहा था, तो यही सारी चीजें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो Excuse me, sir, I cannot see the screen now, meaning it's not showing up. ओके ओके ओके, जस्ट Thank you. Not yet. ओके ओके ओके, इज इट विजिबल नाउ?
Yeah, it's normal. Thank you. जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है, इसका भी ध्यान रखेंगे। कहीं से तेज चलकर आया या ज्यादा गर्मी में आया है तो उसको थोड़ा कूल करके बिठाएंगे। उसके बाद थोड़ा तब हाथ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो से भी लाइन का या हाथ का कलर चेंज हो जाता है। कलर का भी इसमें काफी कॉम्बिनेशन लिया जाता है कि कोई रेखा अगर ज्यादा लाल है तो उसकी रिजल्टिंग बदल जाएगी, और कालापन लिए तो उसका रिजल्ट अलग होगा। तो इन सब चीजों को हम लोग भी बड़े आराम से देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तब उसका बीपी नापते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी लागू होता है कि हस्तरेखाओं का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको 2 मिनट के लिए उसको बिठा देंगे कि आप थोड़ा रेस्ट करें। वैसे अगर आप लोग करते हैं तो इसमें मतलब मोस्टली थोड़ा सा उनको वेट तो करना ही होता है। आप लोग जैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो उनके यहाँ जाकर के तो उतना समय हो जाता है। लेकिन अगर कोई जल्दी में है या इस तरह से आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे उनको थोड़ा कूल करेंगे और आराम से बैठेंगे, तब उनका अध्ययन करेंगे। और हस्तरेखा देखने की विधि क्या विधि है, इसके बारे में मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने इंग्लिश में भी दिया है, प्रिंट कराया है। अगर जिनको हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में दे दूंगा, और जिनको इंग्लिश में चाहिए तो मैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा। I need that in English. ओके Please ओके help. ओके ओके। तो इसमें जो एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो सुबह के समय सूर्योदय से 2 घंटे तक का जो समय है हस्तरेखा देखने का, जो सही समय है वो करीब 8 से 10 बजे तक का ठीक समय होता है। और उसके बाद में फिर धूप हो जाती है तो रेखाओं का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो सुबह 7 से 10 का समय उचित है और अच्छा है, बेस्ट टाइम है। तो कोशिश करें कि सुबह के समय। वैसे अब तो लोग मतलब रात में ज्यादा देखते हैं क्योंकि लाइट वगैरह रहती है। पहले रात में हस्तरेखाओं का जो अध्ययन था वो मना था। उसका शायद कारण यही रहा होगा कि पहले जो इतना प्रकाश की लाइट की व्यवस्था नहीं रही होगी पुरातन समय में, प्राचीन समय में। तो ऋषि मुनि हमारे रात में नहीं अध्ययन करते थे, लेकिन इस समय तो खैर हम लोग सभी लोग करते हैं। तो लेकिन जो बेस्ट टाइम है सुबह 7 से 10 का समय बहुत अच्छा होता है। और इसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। अभी बेसिक में ले रहा हूँ। तो अंगूठे का कैसा लचीला है, या अंगूठे का कौन सा भाग, इसमें अंगूठे के 3 भाग होते हैं, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा आगे। तो कौन सा भाग 3 में से, उंगलियों में भी ऐसे ही होता है, 3 पोर होते हैं। तो तीनों पोरों में कोई अगर पोर बड़ा है या कोई उंगली बड़ी है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, और कोई उंगली छोटी है तो उसकी रिजल्ट अलग होगी। तो सारी चीजें हमें बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद में रेखाओं का अध्ययन करना है, पर्वतों का अध्ययन करना है, काफी चीजें होती है इसमें। तो वो आप जब एक्यूरेटली करेंगे, इसीलिए हम लोग छाप लेते हैं, हाथ की जो प्रिंट लेते हैं, प्रिंट लेने के बाद में हम अध्ययन करके बताते हैं। ये तब उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और ईमानदारी सच्चाई रखें इसमें, और सीधा सा बताने की बजाय मतलब ऐसे बताएं कि ठेस ना पहुंचे। ये सारी चीजें बेसिक है इसकी। हाँ, और मैं ये बात कर रहा था कि हस्तरेखा विशेषज्ञ का हाथ कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक जो इंट्यूशन पावर होनी चाहिए, वो इंट्यूशन पावर आप ध्यान, मेडिटेशन, योगा से बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें 2 चीजें होती हैं कि अगर कोई चीज आप कह रहे हैं वो सत्य निकल रही है, एक चीज ये है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो सत्य है वही आप कह रहे हैं। 2 चीजें हैं, या तो जो सत्य है वो कहे, या आप जो कहे वो सत्य हो। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम जो कहें, या हस्तरेखा विशेषज्ञ है या एस्ट्रोलॉजर है जो कहे वो सही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंट्यूशन पावर आपने बढ़ा ली ध्यान, मेडिटेशन, योगा से, तो जो सच्चाई है वो आपके मुंह से निकलेगी। कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की कृपा होगी, और जो सही चीज है वो आप कहेंगे। तो क्या होगा, उसका क्रेडिट भी मिलेगा, आपको श्रेय मिलेगा। तो वो चीज करने It के is लिए आपको Vakshuddhi, right? Guru? जी जी This is called Vakshuddhi, no? वाक शुद्धि, हाँ जी जी, वाक शुद्धि जी जी। तो ये जो है आप जब अधिकतर हम लोग जो लोग सत्य बोलते हैं या कम बोलते हैं,
तो उनको वाक शुद्धि हो जाती है। बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। तो वही चीज है वाक शुद्धि। वाक शुद्धि तब होती है जब हमारा इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, तो हम भविष्य में जो चिन्ह कह रहे हैं, जो रेखाएं कह रही हैं, उनको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, और जो होने वाला है वही हमारे मुंह से निकलेगा, और या ये कहें कि हमारी जो वाणी है वो सत्य सिद्ध होगी। तो इससे क्या होगा कि हमको समाज में कीर्ति, यश, सम्मान, ये सारी चीजें मिलेंगी, और हमारी जो गणना है वो ठीक निकलेंगी। और इसमें क्या है, कठिनाई भी है कुछ हस्तरेखा में, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक्यूरेसी, फ्यूचर प्रेडिक्शन आपका बहुत अच्छा नहीं है, और दूसरी ये हथेली की रेखाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, तो हम जो भविष्य गणना है वो इतने एक्यूरेटली नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें जो आपका पास्ट प्रिडिक्शन है वो 90 टू 95 या 80 टू 90 इतना चलता है पास्ट प्रिडिक्शन, लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्शन अगर आप 60% से 70% या इसके ऊपर भी कर रहे हैं तो अब बहुत है, मतलब अच्छा है। अगर 80% तक भी जा रहा है तो वो अच्छा प्रिडिक्शन माना जाता है। तो पास्ट प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छा है, 90 तक लोग करते हैं, 90-95 तक। लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्शन है वो 60 से शुरू होता है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पास्ट की प्रैक्टिस करेंगे, कि जितना पास्ट प्रिडिक्शन है तो वो आप जितना एक्यूरेटली कर पाएंगे किसी का, तो वही आपका जो आगे चल करके जितना आपको मतलब पास्ट का आप पहले शुरू करेंगे तो पास्ट प्रिडिक्शन जितना एक्यूरेटली आप कर पाएंगे, तो उसी से ही आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन भी डिसाइड होता है। ये एक्सपीरियंस जितना आपका अनुभव होता रहेगा, तो ये चीज है। तो पास्ट प्रिडिक्शन जो कि अच्छा होता है, जैसे किसी व्यक्ति की मैरिज आपने पूछी कि 28 में हुई, उन्होंने उसको ओके किया कि हाँ 28 की एज में हुई थी, तो वो आपका सही निकला। इसी तरह से कुछ चीजें आपने और रीड की कि उनका कोई एक्सीडेंट है, इवेंट है, इंजरी है, आपका आपने बताया कि आप जैसे 30 साल के थे तो कुछ आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वो बताएंगे कि हाँ 30 में हुआ, नहीं वो ये बताएंगे नहीं 31 में हुआ। तो आप फिर कैलकुलेशन आप अपना उससे बढ़ाएंगे, एक आगे चलेंगे, तो A1 ईयर आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ जो हम 30 पढ़ रहे थे वो 31 में हुआ। तो इस तरह से आप जितना अनुभव आपका होगा तो वही आपका आगे बढ़ेगा। तो अगला चैप्टर है इसमें कि भारतीय हाथ की बनावट और उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसमें जो हाथ है वो 9 प्रकार के हाथ होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस से आएगा, कि प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें, जैसे प्रारंभिक हाथ होता है प्राइमरी पाम, दूसरा होता है स्क्वायर पाम, तीसरा होता है फिलोसफर पाम, अगला होता है डेलीगेंट पाम, कर्मठ हाथ, चमचाकार स्पून पाम, आर्टिस्ट पाम, या आइडियल पाम, आदर्श हाथ, मिक्स पाम, छोटा पाम। नेक्स्ट है अगला छोटा पाम या स्मॉल पाम। तो आइए पहले से शुरू करते हैं वन बाय वन। जो प्रारंभिक हाथ है, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो सीमित बुद्धि होती है, अच्छा बुद्धि नहीं होगी या फिर कम बुद्धि होगी। ऐसे लोगों को निम्न या साधारण व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार के हाथ वाले लोग कुछ अपराधी और बुद्धिहीन भी हो सकते हैं। उनका जो इस जो सोचने का जो क्षमता है वो कम होगी, मानसिक क्षमता ना के बराबर होती है, क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि इनमें कम होती है। इसका उपयोग ये लोग नहीं कर पाते, परिश्रम करने में ये लोग पीछे होते, परिश्रम भी नहीं करेंगे। तो ये किस तरह का होता है, इसमें बहुत सी रेखाएं होंगी। एक तो सबसे बड़ी बात है, क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, और कोई उसका रेखाओं का कोई सही सामंजस्य नहीं होता, कि जीवन रेखा जैसे इनकी चली, इसके बाद इधर मुड़ गई, हृदय रेखा इस तरह से ये ऐसे आ रही है, और मस्तिष्क रेखा है वो हृदय रेखा से मिली हुई है, या कोई मतलब तारतम्यता नहीं होती कि कोई रेखा सीधी चली फिर पता चला कि वो भी उसमें कोई क्रॉस है। तो इस तरह से रेखाओं का सही जाल सा बना होता है, रेखाओं को कोई ठीक से, और उंगलियां कड़ी होंगी। उंगलियों का भी अध्ययन जब मैं बताऊंगा आगे, तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो उंगलियां टाइट होती हैं, जैसे कि कोमल उंगली, टाइट, और इस तरह से भी कई चीजें होती हैं। तो ये उंगलियां भी इनकी कड़ी होंगी, सख्त होंगी, और इनमें जल्दी गुस्सा आ जाएगा, और फिर जब गुस्सा आ गया तो ये जल्दी कंट्रोल नहीं होते, इस तरह के लोग होते हैं। तो ये हाथ के बारे में, ये ब्रेसलेट लाइन जो नीचे होती है वो भी होगी या नहीं होगी, या हो सकता है आधी हो या एक हो, डेढ़ हो। तो ये बहुत अच्छा इनमें हाथ, ये बहुत अच्छी श्रेणी का हाथ
नहीं माना गया है। और ऐसे लोग श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं या कारीगर होते हैं, कोई फेरी वाले, नाविक है, या कोई छोटा काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के किसान हो गए, या ये लोग। और इन लोगों में क्या होता है कि ये ज्यादा अध्ययन वगैरह नहीं करते हैं, स्टडी को ये लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए बुद्धि इनकी कम होती है या बुद्धि को बढ़ाते नहीं है। दूसरा पाम है वर्गाकार या स्क्वायर पाम। ये इसमें लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होगी जैसे कि इसमें ना तो ज्यादा चौड़ा होगा और ना ज्यादा लंबा होगा। इसकी जो रेखाएं होती है उसमें जैसे कोई अच्छी रेखाएं भी होंगी इसमें, और ये इसमें अच्छी श्रेणी का हाथ माना जाता है। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, पुरानी रीति रिवाजों को पसंद करते हैं, और उनको कपड़ों का इसका ज्यादा शौक नहीं होगा, और कोई भी कपड़े पहन लेंगे, लेकिन ये अनुशासन में रहते हैं और सबका सम्मान करते हैं। स्क्वायर पाम दूसरी श्रेणी का पाम होता है ये लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी और लंबाई भी, इसमें रेखाएं भी अच्छी होती हैं, और ये सिद्धांत प्रिय लोग होते हैं इसलिए। I'm sorry, the fingers are crooked, no, in the previous thing. in this palm. Yeah. The fingers are crooked, right? हाँ, यस। After the Prarambic, next one, second one. इनमें हार्ड होंगी, जो फिंगर्स होंगी उनमें हार्ड होंगी, और इसमें जो फिंगर्स होंगी वो थोड़ी सॉफ्ट होंगी और थोड़ी नुकीली भी होंगी, इस तरह से जो है। जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि ये थोड़ी मोटी होंगी उंगलियां, इसमें जो आप पहचानने के लिए तो ये पतली होंगी उंगलियां, इनकी जो टिप होंगी वो पतले होंगे, नुकीले होंगे। तो ये अच्छी श्रेणी का हाथ माना गया है, और इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, चारित्रिक विशेषताएं होती है, और ये सक्सेसफुल रहते हैं। अगला है दार्शनिक हाथ, ये उससे अच्छी श्रेणी का हाथ है। ये लोग, इसमें भी और पतली उंगलियां होंगी, और ये इस तरह का हाथ होता है। इसमें जो हाथों में गांठ सी होती है, यहाँ ये इस जगह पे जो पोर होते हैं उनमें गांठ सी उभरी होती है, और इनकी नसें भी दिखाई देती हैं। जैसे पीछे से आप देखेंगे तो नसें जो होती हैं वो दिखाई देंगी। ऐसे लोग बुद्धि के काफी प्रखर होते हैं, और धनोपार्जन, काफी पैसा और ये सब चीजें, ज्ञान भी, ये लोग अच्छा अपना मानसिक विकास अच्छा करते हैं। तो ये अच्छी श्रेणी का हाथ होता है। लेखक हो सकते हैं ऐसे लोग, और इसमें काफी चालाकी होती है, और सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ये लोग काफी अग्रणी रहते हैं। और इनमें ब्रेसलेट लाइन जो होगी वो 2 या 2 से अधिक होंगी, और अंगूठा इनका थोड़ा सा लचीला रहेगा। तो ये जो है इसमें धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो मैं रियल पाम भी दिखाऊंगा तो उसमें फिर और स्पष्ट होगा। अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, फिर इससे लिस्ट लेवल पे और बताऊंगा तो फिर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और ऐसे लोग गायक हो सकते हैं, या किसी कला में प्रवीण हो सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। और आदर्शवादी होते हैं, जैसे दूसरों का सम्मान करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। तो ये लोग वैज्ञानिक की श्रेणी में, दार्शनिक या वैज्ञानिक हाथ इस तरह का होता है। ये जो है ये लोग खोजकर्ता या रिसर्चर, इस तरह के लोग होते हैं। और अगला है कर्मठ हाथ। तो कर्मठ हाथ, ये लोग अपने काम को बहुत ही अच्छा मानते हैं। इसमें भी जो फिंगर्स होती हैं वो ज्यादा नुकीली नहीं होंगी, लेकिन ये इस तरह से बहुत अच्छी सुडौल बनी होती है, बहुत अच्छा आकार होता है नाखूनों का, बहुत अच्छा आकार होगा, गुलाई लिए हुए होंगे। तो ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो ये कर्मठ हाथ होता है। और जो है ज्यादा इनके अंदर ऐसे हाथ में अंगूठे और तर्जनी के साथ खाली स्थान होने पर दया, प्रेम और ये सारी चीजें इनमें खूब होती है। लेकिन चालाकी भी उसमें रहती है, इस तरह के चालाक लोग भी होते हैं, और अपने काम के प्रति समर्पण की भावना उनमें होती है। और इनमें इंट्यूशन पावर का भी अहमियत रहता है, मतलब इंट्यूशन पावर इनमें रहता है। और अगर इसमें देखेंगे जैसे ज्यादा उंगलियां ज्यादा नरम है तो फिर वो चिड़चिड़ा व्यक्ति होगा, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा सॉफ्ट है तो फिर वो जल्दी इरिटेट होने वाले लोग होंगे। और अगर यही उंगलियां चपटी होंगी तो नौकरी और सेवा की कार्य की ओर झुका होगा। ऐसे लोग, हाथों में हाथ के लोग भारत में या हिमालय की उत्तरी क्षेत्र में जो पहाड़ी साइड के लोग हैं, वो लोग का हाथ इस तरह का रहता है। अगला है इस जो स्पून पाम। तो इस तरह का जो है ये बीच में गड्ढा होगा, ये इस तरह का, ये यहाँ पे, तो ये स्पून पाम बोलते हैं। तो ये इसमें भी अच्छा आकार होता है, सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें गड्ढा ज्यादा रहता है। ये जब अगर हाथ ऐसे करते हैं तो वो
स्पून पाम का स्पून का शेप ले लेता है पाम। तो इसमें जो है इसका मैं डिटेल भेजूंगा, तो आपको इसमें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। और अगर इसमें इस वाले पाम में भी पढ़ रहे हैं तो किसी उंगली कोई टेढ़ी है, तिरछी है, तो उसका कोई अलग मतलब कौन सी उंगली टेढ़ी है तो उसका रिजल्ट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का ये सन फिंगर है, वो टेढ़ी है या छोटी है, तो मतलब एवरेज से छोटी है, तो उसके रिजल्ट कम हो जाए, कमजोर हो जाएंगे। जैसे कि उसका जो सूर्य है वो डाउन होगा, उसमें नेतृत्व की क्षमता कम होगी। तो ये चीज है। या कि कोई पोस्ट उसको होल्ड करेगा तो उसमें वो उतना अपना योगदान उतना अच्छे से नहीं दे पाएगा, या फेल हो जाएगा। उसमें पोस्ट मिली भी तो फेल हो गया, वो चल नहीं पाया, काम नहीं कर पाया अपना। तो इस तरह का। और ऐसे लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक इस तरह के होते हैं, अन्वेषण खोजकर्ता। ये पाम इससे मिलता हुआ है, जो दार्शनिक पाम है इससे मिलता हुआ है इस तरह का। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये चौड़ाई इसकी ज्यादा है दार्शनिक हाथ में, और इसमें चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी, और इसमें बीच में गड्ढा होगा। ये जैसे मैंने बताया, तो ये चमचाकार हाथ स्पून पाम की श्रेणी में आएगा ये। और तो ऐसे सर लोगों एक को क्वेश्चन था सर। जी जी जी। सर ये मतलब कि ये इससे भी फर्क पड़ जाता होगा कि कोई पर्सन कहाँ का रहने वाला है, तो उनके हाथ डिफरेंट हो हाँ जाते इसका होंगे जी शायद। जी जी जी, ये विदेशी पाम में जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे वाले चैप्टर में, तो उसमें वो चीज आएगी कि जैसे कि हाथ का रंग और इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। जैसे आंध्रा साइड के हैं तो उसमें ब्लैकिश होगा कलर उनका। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहाड़ का है और उसका हाथ काले रंग का है, तो फिर उसकी रिजल्ट अलग होगा। तो ये चीज है। तो ये रहता है कि कहाँ का व्यक्ति है, और उसकी रिजल्टिंग भी उसमें लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं तो उनका उन उधर के लोगों का एक जैसा हाथ होगा। मतलब जैसे कि अगर चमचाकार है तो सभी के उसी तरह के हाथ रहेंगे। या कोई विदेशी है तो एक विदेशी मूल का हाथ एक अलग तरह का होगा। तो सर उनमें मैं यही पूछना चाह रहा था, मतलब वो तो मतलब जैसे वो तो फिर तो सर सबका नेचर मतलब काइंड ऑफ सेम ही हो गया ना सर। हाँ, तो मतलब हाथ का इतना ज्यादा प्रकार नहीं कंसीडर करते, मेन रेखाओं का और चिन्हों का हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं। कि हाथ तो एक ओके बार सर। देख लिया, जैसे हाथ देख लिया कोई, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने देखा उसको किस श्रेणी में रखा। मान लीजिए आपने किसी का हाथ देखा तो आप फर्स्ट श्रेणी का हाथ मान रहे हैं, मान लीजिए कि हाँ ये नहीं, रेखाएं कटी पिटी हैं और ये उनका उंगलियां मोटी है, तो आप समझ गए कि हाँ ये इस श्रेणी का हाथ है। तो आप ये पहली नजर में आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। मतलब कि छोटी श्रेणी, मतलब लो रेंज के हैं, या मजदूर हो सकते हैं, या इस तरह के हैं। तो वही आपने देखा कि आइन में जैसे कि ये मैंने ये बताया कि दार्शनिक है या इस तरह का हाथ है, वर्गाकार हाथ आपने देखा, तो आप ये देख के जान सकते हैं फर्स्ट पहली नजर में कि ये कोई लेखक है या रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं। ये चीजें आइडिया आपको लगती हैं। बाकी जो मेन जो रिजल्टिंग बनाते हैं वो जो चिन्ह है या रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की आकृति, या उनको कोई रेखा काट रही, वहां से बनाते हैं। ये प्रारंभिक बेसिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सर जी, आपके पास ये सब जो टाइप्स बताया आपने हैंड्स का, वो उसका रियल पिक भी है कोई? रियल पिक है, लेकिन रियल पिक हाँ मतलब मैं अब जब केस स्टडी लूंगा तो मैं उसमें क्लियर करूंगा। तो वो चीज मैं वहां बताऊंगा। अभी मैं बेसिक शुरू कर रहा हूँ, तो है मेरे पास वो चीजें हैं, मैं सर बता। ऐसे देखने में और रियल में देखने में ना थोड़ा पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा हाँ शायद। नहीं, क्योंकि अभी मैं मतलब शुरू कोर्स का बेसिक शुरू कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा एक आइडिया रखिए। इसके बाद में जब डिटेल जब रियल पाम लूंगा तो वह वहां मैं फिर यहाँ से को रिलेट करूंगा कि ये देखिए प्रारंभिक हाथ है या वर्गाकार हाथ है। तो ये अभी थोड़ा सा मतलब बेसिक आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए मैं ये चीजें भी बता रहा ओ, हूँ। फिर रियल पाम मैं केस स्टडी में बताऊंगा आपको, लूंगा मैं। ठीक है सर। जी जी। तो वो बेसिक आइडिया रहेगा तो ठीक है, होगा आगे। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको मैं थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो इसके बाद में एक अगला है आदर्श हाथ, सॉरी कलात्मक हाथ है। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं उनका ये अंगूठा लचीला होगा, उनमें उंगलियों में लचकता होगी। और ये जो गांठें मैं बता रहा था वो गांठें नहीं होंगी, गांठ मतलब इनमें नॉट्स नहीं होंगी। और वो बड़ा सॉफ्ट हाथ होगा, तो हम लोग देख करके पहचान लेते हैं कि ये कोई कला प्रेमी या
गायिका है या किसी थिएटर से जुड़ी है या एक्टर है, तो ये जैसे कुछ लोग होते हैं, आप आगे जब इसमें प्रोसीड करेंगे तो आप किसी को बता सकते हैं कि आपने एक बार हाथ देखा, आप जो देख के बता सकते हैं कि आप किसी एक्टिंग कैरियर से जुड़ी है, तो वो सोचेंगे ऐसा, तो ऐसे कैसे जान गए, ये मुझे जानते हैं क्या, तो वो आप हाथ का जो आकार है या उसकी जो प्रकार है उससे आप बता सकते हैं। ये अगला है 7वां, आदर्श हाथ, आइडियल हाथ। इसमें क्या होता है कि इन ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है और किसी बुद्धि वाले काम में लगे रहते हैं। इनके हाथ का रंग लाल और गुलाबी तपन लिए हुए होता है और उंगलियां इनकी भी बहुत पतली, पोरें बहुत पतली होती हैं और लंबी होती हैं उंगलियां, इस तरह से। तो ये आदर्श हाथ की श्रेणी में, और इसमें जो लाइंस होंगी वो लाइंस बहुत अच्छी होंगी, जीवन रेखा बढ़िया होगी, मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी, चंद्र रेखा भी होगी, तो उससे आप देख के बता सकते हैं कि बहुत अच्छी रेखाएं हैं। तो ये आइडियल हाथ, आदर्श हाथ की श्रेणी में आता है। और इसके बाद में अगला है मिश्रित हाथ। इसमें कई तरह की, जैसे कि इस हाथ में कई प्रकार की उंगलियां पाई जाती है, मिश्रित हाथ कहते हैं। जैसे कोई तो उंगली पतली है और कोई मोटी है, और ये जैसे अंगूठे का ये टिप है वो पतला है इसमें, और ये भाग कोई मोटा है, ये उंगली कोई मोटी, तो इसमें रेखाएं भी अनइवन सी होती हैं और इसमें बार बार मतलब चेंज भी होता रहता है जल्द जैसे। तो ये चीजें मिक्स हैंड की श्रेणी में आता है। और इसके बाद में लास्ट आता है छोटा हाथ। तो छोटा हाथ में जैसे छोटी उंगलियां भी छोटी होंगी, हाथ का आकार भी छोटा होगा, तो वो छोटा हाथ हो। तो छोटा हाथ होने पर मस्तिष्क रेखा और स्पष्ट भारी हो, तो बहुत लोग, अगर इसमें भी छोटा हाथ है, छोटा हाथ भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी अगर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, इसमें रेखाएं देखेंगे अगर बढ़िया रेखा है, तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि हो सकते हैं। वैसे छोटा हाथ जो होता है वो अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन इसमें अगर रेखाएं देखेंगे आगे चल के, कभी कभी छोटा हाथ होगा लेकिन उसकी रेखाएं बहुत अच्छी होंगी, तो फिर चीजें देखते हैं तो वो फिर हाथ, जैसे क्या होता है किसी का हाथ छोटा है लेकिन रेखाएं बहुत अच्छी हैं, जीवन रेखा बहुत लंबी, मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया बनी हुई है, चंद्र पर्वत पर झुकाव लिए या इस तरह से, तो वो देखते हैं तो उसमें फिर रेखाओं की रिजल्टिंग होती है। हाथ तो फिर गौड़ हो जाता है, मेन नहीं होता, फिर रेखाओं को हम लोग महत्व देते हैं, ये चीज है। तो इससे आप बेसिक नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया है कि इस तरह से। और फिर विदेशी हाथ के बारे में, तो विदेशी हाथ जो होते हैं वो करीब 6 प्रकार के होते हैं। जैसे भारतीय हाथों के बारे में मैंने बात की थी, ये 9 प्रकार के होते हैं, और जो विदेशी हाथ होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इनमें नुकीला हाथ आएगा, शार्प, जैसे इसमें बहुत उंगलियां बहुत अच्छी नुकीली होंगी और पोरें जो होंगी वो सारी नुकीली होंगी। और इसके बाद में उनमें ऐसे लोगों में जो पैसा कमाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह, इसके बाद में फिर इसमें भी वर्गाकार हाथ आएगा, ये दूसरा श्रेणी का। तीसरा चमचाकार, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसी तरह का चमचाकार आकृति, स्पून की पाम हो गया। और अगला मैं इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं, और इसमें फिर मैं प्रैक्टिस जब बताऊंगा तो उसमें मैं थोड़ा समय ज्यादा लूंगा। दार्शनिक हाथ, फिलोसोफर पाम हो गया ये। और इसके बाद में लो श्रेणी का हाथ, स्मॉल पाम या लो पाम, ये इस तरह से इसमें भी ये उंगलियां। तो इसमें ये 5 प्रकार के, और एक ये आदर्श हाथ, जैसे ये 6 प्रकार के। जो इंडियन पाम होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, और ये जो विदेशी हाथ है वो मैंने पाया कि वो 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए आगे शुरू करते हैं हस्तरेखाओं के अध्ययन की विधि, जैसे कि Yeah, Guruji, एक छोटा क्वेश्चन है. I'm just wondering from what you're explaining these different hands and characteristics of the person, with that layout, right? I'm जी just wondering, can we, while we are discussing, since we also have the knowledge of astrology, is there a way you can connect these two subjects? So let's say you kind of mentioned at one point, if you have somebody's hand is like this, that person will be very angry, or somebody will, so with the different layout, you can say somebody has a great willpower. Can you infer that to what could be the prominent planetary placements in the horoscope? Let's say if somebody's has great willpower, maybe you would probably expect the planet Mars to be prominent. Is there जी a way you can bridge it on and off this kind of inference? हाँ, जैसे कि हम लोग जो हस्तरेखा में देखते हैं कि अगर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो भाग होता है यहाँ पर, जो
मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का जो भाग होता है, मंगल पर्वत जो होता है, वो हम लोग देखते हैं हस्तरेखा में। जैसे आपने मास की बात बताई, तो एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल पर्वत अगर उठा होगा और मंगल पर्वत में वर्टिकल लाइंस होंगी, जैसे यहाँ पर इस जगह पे, या कोई कोई चिन्ह है, तो वहां पे हम लोग रीड करते हैं कि ये किस तरह के हैं, गुस्सैल है या झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। तो वो मंगल एरिया हम लोग देख करके वहां से डिसाइड करते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब कि इनका नेचर कैसा है, कि गुस्सा गुस्सा इनको ज्यादा आता है, तो वो वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं। और जैसे कि ब्रेन लाइन है, जो वो भी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लाइंस को रीड करके इसमें एनालिसिस करते हैं। या कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का अंगूठा है जैसे कि वो रिजिड है, ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये है और ये ज्यादा पीछे पीछे तक जा रहा है, अगर तो इसमें भी कई कैटेगरी होती है। तो हम लोग अंगूठे को भी टच करके देखते हैं कि अगर वो पीछे तक मुड़ जा रहा है, जैसे कि इस तरह से आप लाए और बैक हो गया, तो वो रिजिडिटी उनमें कम होगी। अगर ये खड़ा रहता है, ज्यादा बैक नहीं होता, तो वो रिजिड होंगे, ऐसे लोग अपनी बात चलाएंगे। तो ये चीजें उनके व्यक्तित्व के बारे में हाथ दे करके या थोड़ा टच करके या अंगूठे का अध्ययन करके, उनका मंगल पर्वत का अध्ययन स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्तित्व है इनका। और दूसरा हृदय रेखा है, उसको भी हम लोग देख करके देखते हैं कि हृदय रेखा अगर 2 ब्रांचों में बटी है, कभी कभी 3 ब्रांच में बटी है, तो ऐसे लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये चीजें, ये हम लोग रीड कर सकते हैं वहां से व्यक्तित्व So के बारे में। somebody like, thank you so much, Guruji. Also, somebody who doesn't have a date of birth or the time of birth properly registered, so by looking at the hand, we can kind of, build their chart actually, नो नो, approximately. नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं। ये मतलब आप, जैसे कि इसमें कई तरह की एज होती हैं, जैसे कि आप मेडिकल साइंस में अध्ययन करके, तो वो जैसे कि किसी की एज नहीं पता है, लेकिन आप जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो मेडिकली हम लोग उसको बायोलॉजिकल एज निकालते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग एक्यूरेटली तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें रहता है कि हम एज Rough मतलब, approximation. हाँ अप्रोक्सीमेट एज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं, उन्होंने बोला पता नहीं है हमें, तो आप क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उनका जो लाइफ लाइन है वो हम देखते हैं। मैं थोड़ा बेसिक बताना चाह रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे कि हम लाइफ लाइन में आपने कोई इवेंट देखा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसने बताया कि मुझे पता नहीं है एज कितनी है, लेकिन एक अप्रोक्स एज बताएंगे वो कि मैं 45 ईयर्स का मुझे लगता है। तो इसमें पामिस्ट्री में मतलब एज तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आप उन्होंने हाथ देखा, हाथ देखने के बाद में आपने एक इवेंट देखा कि इनका करीब 27 ईयर में इनके साथ कोई एक्सीडेंट, इंजरी या कोई इनको प्रॉब्लम हुई है, मेडिकल प्रॉब्लम हुई है। तो वहां आपने उनको बताया कि आपके साथ में 27 ईयर की एज में ऐसा हुआ है, तो उसको वो बताएंगे कि हाँ 27 ईयर और 2 मंथ में ऐसा हुआ था। मतलब उसको तो वो एक्यूरेटली बता सकते हैं, उसके पास उनका डेटा होगा कि 27 साल 2 महीने की एज में, या इस डेट को हम एडमिट हुए थे और इस डेट को आप उसको रीड करेंगे कि 15 दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए, या इस तरह ये आप वहां लेके मतलब प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो उसमें उनकी जो एज होगी, उस समय आपने देख लिया कि 27 साल और 2 महीने की एज में ये इवेंट हुआ है, तो वहां से आप उनकी एज कैलकुलेशन पैक कर सकते हैं कि 27 साल 2 महीने का समय इनका इस डेट को हुआ था। तो उससे आप बैक जाके कि 27 साल 2 महीने से कब इनका बैक हुआ, मतलब 27 साल 2 महीने के उस डेट को हुए, तो इनका डेट ऑफ बर्थ कब क्या होगा, वो प्रिडिक्शन संभव है। ये चीज है। Okay, thank you. तो क्लियर हुआ, या मतलब इसमें थोड़ा मैं और क्लियर। Understood. What is possible, approximation is possible, but it हाँ requires in-depth study of the hand. जी Then kind of in the mind, you have to build this bridge. Somebody like had few accidents, and हाँ we जी can kind of know when the accident took place. So we know, there is a Mars and Rahu were together in certain house. Something like that. जी जी। हाँ इसमें भी रहता है, इसमें भी जैसे कि इसमें
क्या होगा कि वो आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का आपने देखा कि जो सैटर्न माउंट है उसमें क्रॉस है, ठीक है, वो क्रॉस किस एज में है, तो वो आप देख के जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में किसी दो ग्रहों की युति देखते हैं, किसमें आपका मंगल और चंद्र की युति हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें भी आप हस्तरेखा में भी ये देख सकते हैं कि ये इवेंट होगा तो क्यों होगा, किस वजह से हो रहा है। तो वो रेमेडीज में फिर आएगा आगे चल करके कि उसका जैसे सैटर्न माउंट लो है या सैटर्न की वजह से कोई क्रॉस है, तो वहां आप बता सकते हैं कि शनि आपका लो है या शनि में कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां से आप देख के उनको ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि इसको आप इम्प्रूव करिए सैटर्न जो प्लेनेट है। तो इसी तरह से या मंगल पर्वत में कोई क्रॉस आप देख रहे हैं, तो वहां से आप बता सकते हैं कि मंगल आपका मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उनको हनुमान चालीसा या इस तरह का कोई आप उपाय बता करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा करके। तो ये चीज है, वहाँ ये संभव है पोमिस्ट्री में कि किस वजह से हो रहा है ये इवेंट। जी थैंक यू देवजीत। जी। तो आइए मैं आज इस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ कि लाइफ लाइन के बारे में। तो मेन लाइंस जैसे मैंने पिछली बार माउंट और लाइंस कुछ बेसिक पार्ट बताया था, तो आज मैं जीवन रेखा के बारे में ज्यादा बताऊंगा, जीवन रेखा का पार्ट कवर करूंगा। जैसे कि जीवन रेखा से मैंने बताया था कि आप एक 80 साल का करीब या 70 साल 80 साल पूरा अध्ययन करते हैं, तो उसमें इसमें इस रेखा को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, और एक एक चिन्ह एक एक ये मैं भेजूंगा, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसको डिटेल में जैसे इसको कई नामों से जाना जाता है, सारे नाम इसमें मैंने दिए। पितृ रेखा कहते हैं, 11 प्रकार की मानी गई है। गज रेखा, सगुण रेखा, विगुण रेखा, परगुण रेखा, ये इसके तमाम सारे नाम है। और अ, मनुष्य अपने आयु काल में ही भौतिक सुख दुख का भोग करता है। आज ही मनुष्य जीवन है, अतः आयु रेखा, हस्त रेखा और सबसे प्रधान रेखा मानी गई है। प्रधान रेखा तो खैर 3 होती है, आयु रेखा, जीवन रेखा, आयु रेखा या और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये 3 मुख्य रेखाएं होती है। और इसमें आयु रेखा जितनी गोल स्पष्ट दिखाई देगी, वह व्यक्ति असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी, कार्यकुशल और यश को प्राप्त करने वाला होगा, तथा जिस कार्य में लगेगा वो उसमें सफलता प्राप्त करेगा। और ये निर्णय पर्वत की प्रधानता, और इसमें तो पर्वतों का भी, जैसे जीवन रेखा, कभी कभी मैंने बताया था पिछले बार कि किसी की जीवन रेखा लंबी है लेकिन उसका हृदय रेखा छोटी है, या हृदय रेखा में कोई क्रॉस है, कुछ है, तो फिर वहां भी रिजल्टिंग बदल जाएगी। जीवन रेखा लंबी होगी लेकिन उसका जीवन इतना लंबा नहीं होगा जितना। और ये अगर टूटी फूटी है या कोई कटी है, तो मानसिक तौर पर उसको अस्वस्थ बनाती है, या कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी होगी उसका, और या रुग्ण स्वभाव होगा, या वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होगा। और रेखाएं जो सामान्यतः वही रेखाएं प्रकट होती हैं जिनका मानव शरीर पर प्रभाव होता है, तो इनका रेखाओं का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है जीवन पर। तो व्यक्ति के जीवन में योग क्रिया या विशेष परिस्थिति द्वारा परिवर्तन होने पर रेखाएं अपना नया मार्ग चुन लेती है। जैसे मैंने बताया था कि इनमें परिवर्तन संभव है, तो वो इन चीजों से भी हम लोग परिवर्तन करने के लिए बताते हैं, तो परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये भी प्रश्न उठता है कि इस हालत में भविष्यवाणी किस प्रकार की जाए। उसके उत्तर में, ये परिवर्तन दाहिने हाथ में ही होता है। जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार वीडियो में कि बाएं हाथ में जो परिवर्तन होता है, बाएं हाथ की रेखाओं में, उनमें कम होता है या ना के बराबर होता है। तो हमें कैसे भविष्यवाणी करें, तो दाहिना हाथ हम लोग इसलिए मेन मानते हैं क्योंकि दाहिना हाथ जो होता है वो कर्म हाथ होता है, और जो बायां हाथ होता है वो प्रारब्ध हाथ होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। तो कर्म का जो प्रभाव है, वो हमारा कर्म कैसे बदलता है, सोचने से बदलता है। जैसे हम सोचते हैं वैसे कर्म करते हैं। तो जो कर्म हाथ है वो दाहिना हाथ, तो हमको दाहिना हाथ इसलिए हम लोग मेन लेते हैं क्योंकि दाहिने हाथ की रेखाएं हमारी सोच पर निर्भर होती हैं और वो बदलती रहती हैं। तो इसलिए हम जब भविष्यवाणी करें तो तो हाथ हम दोनों देखेंगे, बायां भी देखेंगे, दायां भी देखेंगे, दोनों की रिजल्टिंग। लेकिन जो मेन पाम है, मेन जो है, वो हम लोग मेल में राइट लेंगे, वुमेन में लेफ्ट लेंगे। अगर वर्किंग वुमेन है तो फिर हम उनका लेफ्ट मेन मानेंगे, राइट भी पढ़ेंगे उनका, लेकिन सॉरी उनका लेफ्ट भी पढ़ेंगे लेकिन उनका राइट मेन होगा, जो वर्किंग वुमेन है। तो ये चीज मेन हम देखेंगे कि इनका किस तरह का काम है, या कौन सी रेखाएं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि
कोई वर्किंग वुमेन है लेकिन उनकी ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है, या वो एनालिटिकल सोचती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो वर्किंग वुमेन है लेकिन वो एनालिटिकल है, तो हम ये चीज वहां से भी निर्धारित करेंगे कि इनकी जैसे रेखाएं हैं कि ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है और इनके जो पर्वत है वो बहुत उठे हुए, तो फिर उनका वो हाउसवाइफ होंगी या कुछ नहीं भी कर रही होंगी फिर भी हम उनका राइट पाम ही रीड करेंगे, क्योंकि वो एनालिटिकल सोचती है। इससे ये चीज हमें देखनी पड़ेगी अपनी अनुभव से कि इनकी सोच कैसी एनालिटिकल है, या रेखाएं हम देख रहे हैं कि ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है और ब्रेन लाइन बहुत अच्छे अच्छे मतलब चिन्ह है, तो और उनका जो चंद्र पर्वत उठा हुआ है, इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, तो वो चीजें फिर हम डिसाइड करेंगे। ये हमारे अनुभव पर निर्भर करता है कि हम कौन सा हाथ मेन ले रहे हैं, क्योंकि हम जो हाथ मेन लेंगे उस पर ही जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, एक्यूरेसी फ्यूचर प्रेडिक्शन की उस पर ही निर्धारित है। तो ये जीवन रेखा के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर के ये ऐसे चलती है, तो उसका मैं और डिटेल पार्ट बता रहा हूँ कि यदि कोई रेखा मंगल पर्वत से ऊपर उठती हुई नीचे आकर जीवन रेखा को काटती है, यदि कोई रेखा मंगल पर्वत से, जैसे ये मंगल पर्वत यहाँ, ये मैंने बताया था कि हृदय रेखा, यहाँ से जब हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इसके बीच का जो भाग होगा ये थोड़ा नीचे है, तो ये मंगल पर्वत होता है। तो मंगल पर्वत से अगर कोई रेखा अगर जीवन रेखा को काट देती है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी, या अगर जैसे कभी आप भूल रहे नहीं, इतनी सारी चीजें याद तो नहीं हो सकती, संभव नहीं है, तो हम इन नोट्स का या अपनी किसी एक, जैसे मैं ये नोट्स दूंगा तो इनको आप देख करके उसकी रिजल्टिंग भी, जैसे आपने देखा कि ये मंगल पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा पे काट रही, तो उसकी रिजल्ट क्या है ये याद रखना तो संभव नहीं है। थोड़ा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी रेखाएं तो याद रखना संभव नहीं। तो कोई बुक है, कोई नोट है, वहां से आप किसी का हाथ मान लीजिए रीड कर रहे हैं बाद में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि छाप ले लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं या व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं, लेकिन बाद में हमको टाइम लेके उसको एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। तो जीवन रेखा को काटती है या स्पर्श करती है, काट दे या स्पर्श करे, तो ऐसी रेखा वाली स्त्री का पहले किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध रहा था, जो उसके कारण उसको संकट रहा था, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये अ, अगर मंगल पर्वत से कोई रेखा काटे या इसमें मिल जाए, तो ऐसा चीज देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इनको किसी मेल व्यक्ति के साथ इनका कोई लव अफेयर या इस तरह का रहा था, तो वो चीज इनको प्रॉब्लम भी रही थी इस तरह की। तो ये एक इंडिकेशन है। दूसरा है, यदि कोई रेखा जीवन रेखा की भीतर की छोटी समांतर रेखा के साथ चलती, तो स्त्री के साथ आने वाला पुरुष नम्र प्रकृति का होगा। जैसे ये जीवन रेखा है, इसके साथ सट करके अगर इससे दूर होगी, मैं बताऊंगा आगे, वो मंगल रेखा होगी, यहाँ अगर कहीं होगी रेखा तो मंगल रेखा होगा, उसका रिजल्ट अलग होगा। लेकिन अगर इससे बिल्कुल सट करके चल रही है, बिल्कुल लगी हुई जीवन रेखा से पैरेलल, तो ऐसे व्यक्ति का जो पति होगा या पिता होगा या कोई जीवन में जो उसके साथ ज्यादा साथ रहा होगा, तो ऐसे लोग नम्र प्रकृति के होंगे और उनको सपोर्ट भी रहेगा। तो ये हम लोग देख के किसी मेल का होगा, अगर मेल के साथ ये समानता रेखा चल रही है, तो कोई स्त्री होगी, माँ होगी या पत्नी होगी, तो उनका स्वभाव, तो यहाँ से हम गणना करते हैं, जैसे कि किसी के कोई कन्या आई, तो उसका आप इस तरह का देख रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इनके इनके जो पति होंगे वो नम्र स्वभाव के होंगे, यहीं से प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। जैसे कि किसी का हाथ दे करके व्यक्ति बता दे कि भाई इनका, आपके पति तो बहुत मतलब सरल स्वभाव के हैं, तो अब वो सोचेंगे कि हमारे पति से मिले हैं क्या ये, इनको कैसे, पंडित जी को कैसे पता चल गया। तो वो आप यहाँ से देखेंगे कि इस तरह का अगर समांतर रेखा इससे सट कर चल रही है, तो आप ये रिजल्ट कह सकते हैं। अगर ये दोनों हाथ में है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते हैं कि आपके जो पति का नेचर है बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं और नम्र है और बहुत मतलब सपोर्टिंग है। तो वो उस पर एग्री करेंगे कि आपकी बात, अगर एक में है एक में नहीं है, तो इसका रिजल्ट कम हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए लेफ्ट में आप किसी फीमेल का हाथ पढ़ रहे हैं, लेफ्ट में आपने देखा, राइट में नहीं है, तो फिर उसकी रिजल्ट कम हो जाएगा। कम होने का मतलब कि उनके उनका नम्रता कम होगी या लचकता उनकी पति में कम होगी। तो ये चीजें, तो ये दोनों हाथ के देख करके रिजल्ट बता सकते हैं। अगला है
आयु रेखा अगर अंगूठे की जड़ से शुरू होगी, जैसे कि ये अंगूठा है ये, वैसे आयु रेखा यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से, इसके जो शुक्र पर्वत और इसका जो बुध पर्वत है इसके सेंटर से या थोड़ा सा नीचे से। तो लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति उसके अंगूठे के दूसरे पोर से या पहले पोर से या बिल्कुल जड़ से शुरू हो रही है यहाँ से भी, और इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को, व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो संतान रेखाएं जब मैं बताऊंगा तो उसमें भी यहाँ पे होती संतान रेखाएं, उसका डिटेल में लूंगा। लेकिन अगर ये चीज आप देख रहे हैं और संतान रेखा भी इसमें नहीं है, तो आप एक्यूरेटली कह सकते हैं कि भाई इनको आप मतलब इनके आपके पुत्र नहीं है, या मतलब संतान नहीं, पुत्र पुत्री दोनों। तो लेकिन इसमें ये रिजल्ट पढ़ने से पहले ये जीव यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, जो संतान रेखाएं यहाँ पर होती है बुद्ध पर्वत के नीचे इस साइड में, जो साइड पाम है, तो वो जगह भी देखेंगे। और इसके बाद में अगर ये देख रहे हैं तो अगर वहां भी संतान रेखाएं नहीं है, विवाह रेखा से काटती हुई जो रेखाएं होती है संतान रेखाएं होती है, मैं आगे चर्चा करूंगा तो पता होगा। लेकिन अगर अभी मैं जीवन रेखा की बात कर रहा हूँ, जीवन रेखा यहाँ से शुरू हो रही, तो ऐसे लोगों का संतान प्राप्ति नहीं होती। It's possible, Guruji, they might not even be married. नहीं, वो मैरिज रेखा से देख कर बता सकते हैं। Right, like, in this case, like no children, right? Meaning जी even the two possibilities, one, the person is, the native is not married, or the married but no children. हाँ, नहीं ये तो मैरिड का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेटली है कि अगर ऐसा है जीवन रेखा यहाँ शुरू हो रही तो संतान नहीं होगी, मतलब नपुंसक हो सकते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल, ये A चीज। health issue, or I'm just thinking in a regular, like, celibacy, not bachelors, जी they just remain bachelor. They never got married, so no जी children. जी 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 जी। Okay, thanks. तो हाँ, ये भी, लेकिन वो ये प्रेडिक्शन जो उनका मैरिज लाइन है वहां से देख करके बता सकते हैं मैरिज के So, बारे में। हाँ, right, जैसे कि ऐसे लोग ये भी हो सकता है कि वो सन्यासी हो, ऐसा भी हो सकता है। right, हाँ, that's right. ये हाँ, तो इसी वजह से उनका ना हो, कोई पुत्र ना हो। लेकिन ये फिर और भी फिर गहराई में जाएंगे कि ऐसा है तो क्या वजह है। जैसे ऐसे लोग का मतलब हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम तब कर सकते हैं कि किस वजह से इनका हो रहा है ऐसा, ये चीज है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि ये भी पॉसिबल है कि मैरिड ना हो वो, मतलब मैरिज ही ना हुई हो। लेकिन ये चीज हम मैरिज लाइन से भी क्लियर करेंगे। मतलब इसमें मेरे कहने का ये मतलब है कि हम किसी एक रेखा को देख करके रिजल्टिंग नहीं कर सकते, ये Correct. चीज है। जैसे कि अगर इसमें अगर हम राइट पाम देख रहे हैं, उसमें ये है इंडिकेशन, लेकिन लेफ्ट पाम में नहीं है, तो फिर उसकी रिजल्टिंग बदल जाएगी। ये चीज अगर दोनों में देख रहे हैं तो ये रिजल्ट फिर श्योर कह सकते हैं। और इसमें चिल्ड्रन लाइन भी नहीं है, मैरिज लाइन है। अगर मैरिज लाइन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि आप मैरिड नहीं है, मैरिज आपने नहीं की, या मैरिज लाइन कट गई है किसी एज पे, तो वहां पे वो भी देख सकते हैं कि आप मैरिज लाइन कटी है, या मैरिज लाइन आकर के ज्यादा, जैसे किसी किसी की मैरिज लाइन आकर के, और मैं आगे बताऊंगा, तो मैरिज लाइन बहुत लंबी है और वो सूर्य पर्वत तक आ गई, ये सन माउंट तक, तो वो फिर क्या होगा, ऐसे लोग शादी नहीं करेंगे। Acha, तो I यह see. संन्यास योग हुआ या विरक्ति योग बनेगा, तो वो बता सकते हैं वहां से। तो दोनों चीज देख करके। जी। Okay, तो thank you. आगे चलता हूँ। आयु रेखा की शुरुआत में अगर इस तरह से चेन बनी है, ये चेन चेन की आकृति है, तो ऐसे लोग संजीववान होने से व्यक्ति कार्य की शुरुआत में बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते, हर कार्य में उतावलापन रहता है। इस कारण कभी कभी असफलता का मुंह देखना पड़ता है, मन संकुचित स्थिति का भी हो सकता है। मतलब जैसे ये जाली बनी होती है, इसके दो रिजल्ट है, जीवन रेखा में जाली बने, मैंने यहाँ एक लिखा है, इसके रिजल्ट दो हैं। ये ऐसे, जैसे शुरू में है जाली, तो ऐसे लोग किसी काम में उनका ज्यादा समय तक मन नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यापार शुरू करेंगे और इसके बाद में फिर वो हो सकता है कि मतलब थोड़े समय, 2-4 महीने या 8 महीने किया, उसके बाद में उनको लगेगा कि यार ये गलत व्यापार में आ गए या चला नहीं। तो कोई मतलब व्यापार है या ये चीजें शुरू से तो नहीं चलती, थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन उनको उसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी किसी काम में। उनको लगेगा कि कुछ और करते, जैसे उन्होंने मान लीजिए कि कपड़े की शॉप डाली, तो उनको लगेगा कि हम किराने की शॉप डालते या हम रेस्टोरेंट खोल लेते। तो अब वो जब करेंगे तब वो सोचेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद फिर वो सोच के तुरंत बदल देंगे। या कहीं गए हैं तो उनका मन नहीं लगेगा, इस तरह से उतावलापन रहेगा।
तो इसी वजह से उनके उतावलेपन की वजह से वो असफल होंगे अपने जीवन में। तो क्या होगा कि जैसे कि ये हम लोग दिशा देते हैं, तो दिशा इस तरह से भी देख करके हम उनको बता सकते हैं कि ये, जैसे हम आपने चेन देखी, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। तो कि आपने देखा कि चेन है, तो ये चेन का 2 रिजल्ट होता है, जैसे मैं बता रहा था। तो पहला रिजल्ट ये होता है कि उतावला बनोगा, दूसरा रिजल्ट ये होता है कि ऐसे लोग जो जीवन काल 10-11 साल का जो समय आप देखेंगे कि यहाँ से ये कितनी लंबी है, ये मैं आगे कैलकुलेशन जब बताऊंगा कि एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो आपने देखा कि ये करीब 10 साल का समय होगा, 10-11 साल का समय यहाँ तक आएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि इनका, और ये देखा कि किसी की शुरू से ही चेन बनी है, तो वो आप बता सकते हैं कि इनका जो जीवन से 10 वर्ष की, 11 वर्ष की जो अवस्था थी, ये थोड़ी मतलब मेडिकली ये थोड़ा सा अनफिट रहे हैं। एक ये आप बता सकते हैं। ये रिजल्ट, और उतावलापन है इनके अंदर, ही दूसरी चीज ये आती है। और अगर आपने देखा कि ये थोड़ा तो ठीक है, यहाँ तक सही है, और इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ करीब 4 वर्ष की अवस्था से, तो आप ये रिजल्ट कर सकते हैं कि 4 वर्ष से और 11 वर्ष तक का समय इनका थोड़ा सा अनफिट रहे हैं, ये मेडिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है। तो ये चीज आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो उसको जो उनके अगर मान लीजिए बच्चे का आप देख रहे हैं, तो उनके पेरेंट उसको बताएंगे कि हाँ ये ऐसी बात था। और अगर कोई मेल पर्सन है या कोई मतलब बड़े हैं, मेच्योर पर्सन है, तो वो बताएंगे हाँ, मतलब हम अपने पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे, तो वो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो और आप उनको फिर दूसरी चीज है कि आप उनको दिशा दे सकते हैं कि आप जो ये काम मतलब जैसे छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी, इसको आप अपनी इस प्रवृत्ति को बंद करिए, एक स्थिर होकर काम करिए, जो भी करिए चले या ना चले। तो क्या होगा कि आपने जो दिशा दी, तो उस दिशा से उनको उसमें वो ठहरेंगे, जैसे ठहरेंगे तो क्या होगा कि उनका काम भी चलेगा और आगे प्रोग्रेस होगी, तो उसका क्रेडिट आपको मतलब मिलेगा। तो उसका क्रेडिट यही, इसी लेने का यही है कि हाथ की रेखाएं अगर हम ठीक से पढ़ रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि आप ये प्रवृत्ति छोड़ दें जो आप ये कर रहे हैं, ये इस तरह से। तो अगला है कि यदि आयु रेखा को आरंभ में कोई रेखा काट रही है, तो दमा संबंधी या हृदय या फेफड़े आदि का रोग हो सकता है। प्रायः सर्दी खांसी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये जीवन रेखा है, इसको यहीं से कोई रेखा काट दे, ऊपर चली जाए इस तरह से, तो ये ऐसे लोगों को जो लंग्स एरिया है या हार्ट एरिया है, वो चेस्ट एरिया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। दमा है, श्वसन तंत्र उनका कमजोर होगा। जो ये रेखा यहाँ से, अगर जीवन रेखा को शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही यहाँ कहीं काट दे, जाली हो, तो उतावला होगा, वो व्यक्ति जो है काम में मन नहीं लगेगा, या उसका जो है जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा, मानसिक जो है वो शुद्धता कम होगी। और अगला है इसी में कि अगर रेखा काट रही है इस तरह से, तो ये उनको जो है लंग्स रिलेटेड या चेस्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे, कोल्ड रिलेटेड, डस्ट एलर्जी, जैसे हम लोग रीड करते हैं कि डस्ट रिलेटेड। अभी मैंने कुछ दिन पहले फॉर्म रीड किया था, तो मैंने उनको बताया कि आपकी बेटी को डस्ट एलर्जी, तो उन्होंने बोला हाँ डस्ट एलर्जी है, बिल्कुल सही बात है। और मतलब डस्ट, धूल से एलर्जी है, या कोई खुशबू या स्प्रे इस तरह से डाल लें, तो उनको तुरंत जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है इस तरह से, या सर्दी खांसी हो गई तो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। तो वो प्रिडिक्शन आपकी एक्यूरेट निकलेगी। आपने अगर ये चीज जैसे देखा आपने कि ये क्रॉस कर रही है रेखा, तो वहां से इनको चेस्ट एरिया या लंग्स एरिया प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो आपका वहां से वेरीफाई होगा। अगला है कि शनि पर्वत से कोई मोटी रेखा अगर अगर आयु रेखा को काट दे, तो पशु द्वारा व्यक्ति को चोट आ सकती है। ऐसे लोगों को पशु संबंधित कार्य करते समय संवेदनशील रहना चाहिए, ताकि भविष्य की घटनाओं को सुरक्षा मिल सके। ये रेखा शास्त्र के अनुसार शायद कुछ पुरुषों में पाई गई, जैसे आज अनेक व्यक्तियों को सिंह, हाथी, मगरमच्छ आदि के द्वारा मृत्यु होती थी। ऐसे लोगों में अधिकांश सर्कस के कार्यकर्ता पाए जाते हैं। जैसे कि जीवन रेखा में शनि पर्वत से रेखा आकर के और जीवन रेखा को काट दे, तो आप ये बता सकते हैं कि इस तरह से कि आपका मतलब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये रेखा काट रही है, ठीक है, आप इसकी एज, आप इसको कैलकुलेशन में कैसे लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये जीवन रेखा है, यहाँ शुरू आपने देखा ये किस एज में है,
तो ये करीब एज होगी करीब 20 ईयर्स की, लगभग 19 या 20 ईयर्स। तो आप उनको बता सकते हैं कि 19 या 20 ईयर की एज में आपके साथ कोई इंजरी, एक्सीडेंट या इस तरह का घटना हुआ था जिसमें आपको किसी पशु के द्वारा चोट लगी थी। तो वो शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे ये कैसे बता रहे हैं, और वो बिल्कुल सही होगी। जैसे ये शनि रेखा से काटा है तो किसी पशु के द्वारा, किसी जानवर के द्वारा, या वो किसी सर्कस से जुड़े होंगे या इस तरह से किसी उसमें भी जुड़े हो सकते हैं वो। तो ये आप बता सकते हैं कि आपको जो है ये चोट आई है तो ये किसी पशु ने या किसी जानवर ने आपको, जो है एनिमल ने आपको ये चोट पहुंचाई है। तो वो ये इसका जो है रिजल्ट होगा। तो ये आप एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, किस एज में हुआ है ये इवेंट। जैसे यहाँ पे ये जीवन रेखा पे ये करीब 19-20 ईयर का एज स्पैन होगा, तो वो आप बता सकते हैं कि ये जो है ये प्रॉब्लम आपको किसी जानवर से हुई थी। एक मिनट में जरा थोड़ा, अगला है 7वां पॉइंट। आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक स्थान पर प्रारंभ होती है तो व्यक्ति अपनी शक्ति और उत्साह से कार्य में प्रगति करेगा। वो सतर्क हो रहे तो रहेगा, पर थोड़ी सी संवेदनशीलता भी होगी। जैसे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही जगह से शुरू होती है, तो ऐसा लोग व्यक्ति अपनी शक्ति उत्साहित होंगे खूब, लेकिन उनके अंदर क्या होगा कि एक चीज मैं इसमें क्लियर कर लूंगा कि उत्साहित तो होंगे लेकिन वो उतना अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उनमें लो कॉन्फिडेंस होगा। तो ये जो है इसमें 3 श्रेणियां बनती हैं, 3 कैटेगरी बनती है। ज्यादा दूर होगा, कम दूर होगा। अगर मिली हुई निकलेगी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, लाइफ लाइन और हेडलाइन, तो ऐसे लोग काम अपनी पूरी शक्ति से करेंगे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो उनमें लो कॉन्फिडेंस भी देखा गया है। और नेक्स्ट है कि यदि आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा में शुरू के स्थान पर परस्पर दूरी होगी तो व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास एवं किसी भी विषय पर बोलने की क्षमता होगी। दूरी का अर्थ है कि 1 इंच का 5वां या 6ठा भाग। जैसे कि इसमें दूरी नहीं है तो ये क्या होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा। और इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर इनके बीच में दूरी और ज्यादा दूरी होगी तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और स्वतंत्र विचारों के हुए। वही चीज है, ऐसी हालत में व्यक्ति दूसरों की कम सुनता है और स्वतंत्र विचारधारा का होता है और प्राय नौकरी में असफल रहता है। वो क्या होगा कि बॉस की सुनेंगे ही नहीं। अगर थोड़ी दूरी है तो वो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दूरी है तो वो स्वतंत्र विचारों के होते हैं, वो अपने बॉस की नहीं सुनेंगे और उनको जो है अपना ज्ञान देंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा कर ले तो ठीक होगा। तो क्या होगा कि फिर उनकी बॉस से पटेगी नहीं। तो ये दूरी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर रहा था कि अगर ये ज्यादा दूरी है तो वो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतने उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और ज्यादा दूरी होगी तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में आ जाएगा, तो आत्मविश्वास होगा। अगला जीवन रेखा बृहस्पति क्षेत्र से शुरू होने पर व्यक्ति बचपन से ही महत्वाकांक्षी होता है। जैसे जीवन रेखा अगर किसी की यहाँ से शुरू हो रही है, जो जुपिटर माउंट है कुछ ऊपर से, वैसे यहीं से यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अगर जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है बृहस्पति पर्वत से, तो ऐसे लोग बचपन से महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन रेखा, हृदय रेखा, शीर्ष रेखा का एक साथ जुड़ा होना अत्यंत दुर्भाग्य का सूचक है और इस बात की सूचना देता है कि बुद्धिहीनता या आवेश के कारण महाविपत्ति में आएगा। जैसे कि गुरु पर्वत से इसके 2 रिजल्ट हैं, देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। अगर गुरु पर्वत से शुरू हो रही तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा निश्चित तौर पर, और उच्च बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी, सोचने की क्षमता अच्छी होगी, और उसके अंदर गुरु का, इस जीवन रेखा में गुरु के गुण होंगे क्योंकि गुरु पर्वत से शुरू हो रही। लेकिन इसमें अगर ये तीनों रेखाएं एक ही, जैसे कि यहाँ से शुरू हो रही, यहीं से हृदय रेखा भी शुरू होती, तो ये क्या होगा, ये ऊपर उठ गई है। ये जीवन रेखा यहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो यहाँ से शुरू न होकर के थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही, तो और वहीं से ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी ऊपर से शुरू होती, तो ये तीनों मिल गई तो ये दुर्भाग्य होगा, ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। और वो उसकी बुद्धि, वो अपने कोई ऐसा डिसीजन अपने जीवन में लेगा कि अपनी बुद्धि की वजह से जो कि वो फेल हो जाएगा जीवन रेखा में। मतलब अपने जीवन में ऐसा कोई डिसीजन ले लेगा अपनी बुद्धिहीनता की वजह से, जिससे कि उसका जीवन में पतन होगा। अच्छी जगह होगा गुरु पर्वत
से शुरू हो रही जीवन रेखा तो निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षी होगा और काफी सोच ऊंची होगी। लेकिन अगर ये रेखाएं तीनों मिल रही है, हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो ये फिर अच्छी श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और अगला है जीवन रेखा जब मध्य में विभाजित होकर उसकी शाखा चंद्र क्षेत्र के मूल स्थान को जाती है। बीच में जैसे ये डिवाइड हो गई, और ये मैंने पहले बताया था कि ये चंद्र पर्वत है। पर्वतों को मैं डिटेल में और बताऊंगा आगे भी, मैंने उस दिन थोड़ा शॉर्ट में ही बताया था, और मैं डिटेल मैंने बनाया है, फिर अच्छे से और पूरा बताऊंगा। तो ये चंद्र पर्वत है, बेसिक मैंने बताया था, उससे आप याद कर सकते हैं। तो चंद्र पर्वत जैसे जीवन रेखा का बीच से ये मूल माउंट पर चली गई, मूल क्षेत्र को जाती है, तो एक अच्छी बनावट के दृढ़ हाथ का व्यक्ति अस्थिर होता है। मतलब कि उसके पास अच्छी रेखाएं होंगी, अच्छा हाथ का प्रकार होगा। लेकिन अगर इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा, मतलब कि अस्थिर होगा, क्योंकि ये मून माउंट पे जा रही है। और चंद्र का गुण होता है कि चंचल स्वभाव, चंद्र जो है चंचलता देता है। और ये जीवन रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर अस्थिरता होगी, चंचलता होगी, अस्थिरता होगी। उसे एक यात्राएं पसंद तो आती है। अगर मुलायम हाथ हो तो शीर्ष रेखा झुकी हुई हो तो व्यक्ति उत्तेजनापूर्ण अवसरों के लिए लालायित रहता है। इस प्रकार की उत्तेजना किसी दुष्कर्म या शराब पीने से शांत होगी। जैसे इसका रिजल्ट बताएंगे कि अगर इसकी जो जीवन रेखा एक पार्ट ये है, ऐसा देख रहे हैं किसी व्यक्ति में, और वो चंद्र पर्वत की ओर इस तरह से झुक रही है, और उसकी ब्रेन लाइन भी मून माउंट की ओर झुक रही है। दो चीजों की रिजल्टिंग आप ध्यान रखेंगे, मतलब अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर ब्रेन लाइन मून माउंट की ओर झुक रही है इस तरह से, और ये एक लाइफ लाइन का जो भाग है बीच से चंद्र पर्वत की ओर झुका है, तो ऐसा व्यक्ति अस्थिर स्वभाव का होगा। उसको यात्राएं पसंद होंगी, और वो मतलब अननेसेसरी यात्रा करेगा कि कहीं आज यहाँ घुमाए, आज चलो कहीं नया नया प्लान बनाएगा, एक जगह ठहरना उसको अच्छा नहीं लगेगा। और अवसरों की तलाश करते हैं, और ऐसे लोग क्या होगा कि अस्थिरता होगी, और ऐसे लोग व्यसनी भी हो सकते हैं, मतलब या ड्रिंकर्स हो सकते हैं, या कोई दुष्कर्म में या इस तरह की कोई उत्तेजनापूर्ण काम करेंगे, जिससे कि उनको समाज में मतलब उनका बुराई होगी, या उनको इससे मतलब नहीं होगा। लेकिन उनके अंदर क्योंकि ये दो इंडिकेशन है, तो ये मून चंद्र का गुण है, चंद्र के प्रभाव की वजह से वो चंचल होंगे स्वभाव में, और जो है ये सारे कार्य में संलिप्त होंगे। Guruji, a quick one. If that same line goes हाँ further down from the moon mount into Ketu mount, जी, how would you interpret that? कि अगर कहाँ से बता रहे हैं आप, ये जीवन रेखा अब से वही के? लाइन आप जो बोल रहे हैं ना, मून माउंट में जा रही है, वही जी लाइन जी मून माउंट क्रॉस करके फर्दर नीचे गई जी जी। तो केतु माउंट पे, नहीं, तो केतु केतु तो ये बीच में होगा, सेंटर में। अच्छा, बीच तो में ठीक है, होगा हाँ जी जी ना, जी 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 जी। लाइन उस तरफ गए तो क्या, यहाँ वहां तक गए तो हाँ, केतु माउंट पे गए तो केतु जो होता है वो पवित्र ग्रह है। केतु पवित्र ग्रह, तो वो क्या होगा कि उसकी सोच चंचल नहीं होगी। लेकिन क्या होगा कि वो जैसे कि इसमें चंचलता मून माउंट पे जा रही तो चंचलता होगी, वो घूमने फिरने की प्रवृत्ति होगी। लेकिन अगर मून माउंट केतु माउंट पर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति दर्शन के लिए कहीं जाएगा, जैसे कि उसका मन करेगा चलो कहीं देशाटन माँ वैष्णो जी चले चले, ये साईं दरबार चले जाए, शिरडी चले जाए, ये उसके ये प्रवृत्ति होगी। और ये नशा पत्ती का उसका नहीं होगा, स्थिर स्वभाव तो होगा, क्योंकि मून माउंट पे होती हुई तब वो क्रॉस करेगी मून माउंट को भी। और लेकिन केतु माउंट पर जा रही है कि केतु, तो केतु के रिजल्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। and और that point, Guruji, where it is cutting, that does that indicate at what age that person becomes chanchalata mind, right? हाँ, मतलब ये नहीं उसका, अब फिर ये भी चीज है कि हाँ जैसे ये बीच में यहाँ पे कट रही, तो वो चीज फिर हम वो भी देखेंगे कि इनकी चंचलता किस एज में बढ़ रही है, वहां भी होगा हाँ, जहाँ से ये लाइन। हाँ बिल्कुल सही correct. है। हाँ, तो वो हम इंडिकेशन उनको दे सकते हैं कि आपकी जो उनकी मतलब, जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को ही पता चला कि 40 साल तक वो स्थिर स्वभाव का रहा, और भी उसके स्वभाव में अस्थिरता आने लगी, मतलब 42-43 साल का हुआ व्यक्ति, तो वो रेखा यहाँ से इफेक्टिव डाल रही है। तो ये उसका हम ये भी इंडिकेशन वहां से मिल सकता है कि किस एज में उनका घूमने फिरने की, किसी किसी कोई कोई व्यक्ति होता है वो पता लग 40 साल तक ज्यादा कहीं घूमा नहीं, 40 साल में उसकी प्रवृत्ति चेंज हुई, कि वो उसको लगा कि अब हम घूम ले, जीवन कितना बचा, तो वो यहीं से प्रवृत्ति उसकी, क्योंकि ये लाइन इंडिकेट कर रही है, इस लाइन का रिजल्ट
आ रहा है तो उसको लगेगा कि चलो दर्शन करें या कहीं घूम ले, ज्यादा मतलब अस्थिर स्वभाव हो जाएगा उसका। तो वो भी इसी का मतलब यहीं से देखेंगे कि इनका ऐसा स्वभाव क्यों बदल रहा है। आप बता सकते हैं कि हाँ आपका करीब 42 साल से थोड़ा सा रुझान बदल रहा है, आप मतलब ज्यादा घूम फिर रहे हैं, ये बता सकते हैं। बिल्कुल सही। Thank you. और अगला है जीवन रेखा पर वर्ग अत्यंत शुभ। और जैसे कि मैं इनके बारे में बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक केवल एक जीवन रेखा के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद में चिन्हों के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन ये अभी मैं ये क्लियर करूंगा कि जो स्क्वायर होता है या चतुर्भुज होता है या आयत होता है, तो ये जो होते हैं ये सेफ्टी मेजर्स हैं। तो ये अच्छा चिन्ह माना गया है। वर्ग है, स्क्वायर है, चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, ये जो है अच्छी श्रेणी की। तो जीवन रेखा में अगर हम कहीं देख रहे हैं कि इनका स्क्वायर बना हुआ है या यहाँ कोई स्क्वायर है, जीवन रेखा पर वर्ग अत्यंत शुभ और सुरक्षा का लक्षण है। सुरक्षा मैंने जैसे बताया सेफ्टी मेजर्स है। जीवन रेखा के अनुकूल दिशा में सीधी रेखाएं शुभ और आड़ी रेखा व तिरछी रेखाएं अशुभ मानी जाती है। ये मैं आगे बताऊंगा जब मैं चिन्हों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, तो उसमें मैं एक एक डिटेल बात करूंगा। लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वर्टिकल लाइन है जीवन रेखा के अनुकूल दिशा में, अपवर्ड लाइन चल रही है, या कोई इस तरह से स्क्वायर है, तो वो अच्छी श्रेणी में माने जाते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक केस से स्टडी मैंने की थी कि किसी व्यक्ति का, एक महिला थी, तो मैंने देखा कि वो मुझसे केवल एक बात जानने आए थे कि आप मुझे ये बता दीजिए कि इनकी सर्जरी होगी कि नहीं होगी। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। मैंने उनको पहले ये बताया कि इनका सर्जरी योग बन रहा है। तो उन्होंने बस यही कहा कि आपने सर्जरी योग बन रहा है, ये बताइए कि सर्जरी होगी कि नहीं होगी। तो मैंने उनको देखा कि उनकी करीब 46 इयर्स की एज में ये जीवन रेखा पे एक क्रॉस था। मैंने ये चीज देखी, और ये देखने के बाद में मैंने बताया कि मैं समझ गया कि ये सर्जरी का योग है इनका। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि सर्जरी होगी। तो मैंने देखा कि और सर्जरी होगी तो वो बचेंगे कि नहीं बचेंगी, बस ये बताइए। तो ये बड़ा कठिन काम था। तो मैंने देखा, फिर मैंने लेंस लेके देखा, तो यहाँ देखा कि जहाँ पे क्रॉस है, ये 46 के एज में, वहीं पर एक स्क्वायर बना हुआ है, छोटा सा स्क्वायर जीवन रेखा में। तो मैंने देखा कि स्क्वायर है, तो उनको मैंने ये प्रेडिक्शन दिया कि आपकी सर्जरी तो होगी निश्चित, और सर्जरी होने के बाद में ये निश्चित बचेंगी भी। और वो आज फिर उसके बाद सर्जरी हुई उनकी, करीब 6 महीने बाद। मैंने बताया था कि सर्जरी का योग 6 महीने बाद बन रहा है, और 6 महीने बाद करीब सर्जरी हुई उनकी, और इसके बाद में वो सुरक्षित सर्जरी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद वो सुरक्षित है। फिर मुझसे मिलने आए पति पत्नी दोनों लोग, उन्होंने बताया कि सर्जरी हुई थी और पूरा सही आपने गणना की थी, और वो अभी सुरक्षित है, अभी सही है, कोई समस्या नहीं है। तो वो क्या होगा, जो ये वर्क बता रहा था मैं, ये तो सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो जैसे कि क्रॉस है कुछ चीज, तो उसका रिजल्ट जो है वो कम कर देते हैं। या सर्जरी हुई, अगर पता लगा कि ना होता, तो फिर वो सर्जरी का योग, क्रॉस है जीवन रेखा में अगर, तो वो सर्जरी योग होगा। या कोई एक्सीडेंट हुआ, इवेंट होगा, और कोई अगर फिर उसमें सेफ्टी साइन नहीं है आगे, तो फिर वो उसमें डेथ भी हो सकती है। लेकिन डेथ के लिए हमें फिर कई चीजें देखनी होती है कि अगर सेम साइन दोनों हाथ में है, तो हम उस पर श्योर हो सकते हैं कि हाँ इनकी 48 या 49 में जीवन रेखा में क्रॉस है, और वहीं पे हृदय रेखा में भी क्रॉस उसी एज में बन रहा है, और ये साइन हमें दोनों हाथों में मिल रहे हैं। तो हम वहां से देख के ये मतलब हम बता सकते हैं। लेकिन बताना नहीं चाहिए किसी को, मतलब डराना नहीं चाहिए कि अब खत्म हो जाए, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू कर देता है व्यक्ति। तो लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इनका जीवन का अंत का समय ये है। तो ये जीवन मतलब इसकी वर्ग की मैं बात कर रहा था। तो ये अच्छा साइन है, ये सेफ्टी मेजर्स है, सुरक्षा का चिन्ह है। जो चतुर्भुज है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कोई इस तरह का चिन्ह है, आयत है। अगला है, यदि जीवन रेखा के आरंभ में जी Should that जी square should be on the lifeline, or can it be a little bit others, on the sidewise? ये चिन्ह के बारे में। That the squares that हाँ हाँ you're is that हाँ square, should it जी be on the line itself, or can it be on the side a little bit? नहीं, लाइन में होगा तो ज्यादा रिजल्ट होगा। अगर जीवन रेखा में है
जैसे ये चिन्ह मान लीजिए आप किसी का गुरु पर्वत पर देख रहे हैं, मैं इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा आगे। अगर मान लीजिए ये आपने स्क्वायर किसी का गुरु पर्वत में देखा, तो वो गुरु पर्वत, ये क्या होगा, स्क्वायर किसी चीज को बूस्ट कर देता है, उस चीज के गुण को बूस्ट करता है। तो अगर आपने मान लीजिए देखा गुरु पर्वत है, तो गुरु के जो गुण होंगे उसको बूस्ट कर देगा। अगर आप किसी का स्क्वायर ब्रेन लाइन में देख रहे हैं कि ब्रेन लाइन में एक स्क्वायर है और आगे पीछे कहीं क्रॉस है, तो अगर मान लीजिए आपने देखा कि क्रॉस नहीं है या कोई केवल केवल जो ये स्क्वायर है वो ब्रेन लाइन में एक स्क्वायर है, तो आप ये देखिए कि स्क्वायर किस एज में है। इसमें भी मैं एज, जैसे कि टाइम प्रिडिक्शन भी मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जैसे जीवन रेखा में है, तो ये आप एज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस एज में क्या होगा कि ये अच्छा चिन्ह है, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ में भी उनको आराम मिलेगा। अगर केवल और कोई चिन्ह नहीं है, केवल स्क्वायर है, तो हेल्थ बूस्टअप होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी इस एज में। तो ये चीज है। जैसे यहाँ देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि 32-33 साल की उम्र में आपका मतलब हेल्थ इश्यूज कुछ होंगे अगर, तो वो खत्म हो जाएंगे। ये चीज है। या ब्रेन लाइन में आप स्क्वायर देख रहे हैं किसी एक एज में, तो आप बता सकते हैं कि आपका मतलब मानसिक उत्थान होगा, या आप मतलब जो सोच हो गई वो आपकी और पॉजिटिव हो जाएगी। ये है। अगर आपने मान लीजिए किसी का स्क्वायर देखा कि जैसे कि सर्विस लाइन है या सन माउंट में सर्विस लाइन, उसमें स्क्वायर बन रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इस एज में आपका प्रमोशन होगा। ये चीज, तो मतलब स्क्वायर कहीं भी होगा तो वो अच्छे अच्छे रिजल्ट अच्छा ही अच्छा दे, अच्छा रिजल्ट ही दे। राइट ये राइट चीज है। और वर्टिकल लाइन अगर किसी रेखा में, अगर जीवन रेखा में वर्टिकल लाइन है काट रही है, तो उसके रिजल्ट अलग हो जाएंगे। अगर यहीं से निकल करके जा रही है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्रॉस कर रही है तो उसका फिर रिजल्ट निगेटिव होगा, ये बदल जाएगा। और डाउनवर्ड लाइन है, जैसे दो चीजें मैंने यहाँ ली थी, तो डाउनवर्ड लाइन है, तो ये मैंने एक उसमें बताया था कहीं लाइनों के बारे में। अच्छा, इसमें ही था, सॉरी। हाँ, जीवन रेखा के अनुकूल दिशा में मतलब अपवर्ड अपवर्ड लाइन, और या दिशा में सीधी रेखा है, अपवर्ड लाइन है, तो वो भी अच्छी रेखा मानी जाएगी। शुभ और आड़ी रेखा है, अगर आड़ी मतलब क्रॉस करके इसको काट रही है, तो वो अशुभ मानी जाएंगी। जैसे किसी का क्रॉस आप देख रहे हैं, लाइन क्रॉस करके जा रही है, तो जैसे जीवन रेखा को क्रॉस करके कोई लाइन चली गई, तो वो जो है एक्सीडेंट, इंजरी या कोई बीमारी का इंडिकेशन देगी। और अपवर्ड लाइन अगर यहीं से जा रही है, तो वो उसके सोच का या अपग्रेडेशन का जो है इंडिकेशन देगी। यदि अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि जीवन रेखा के आरंभ में द्वीप का चिन्ह हो, तो वह बीमारी हालत के पश्चात बना रहे तो उस व्यक्ति का जन्म रहस्यमय होता है। अगर जैसे कि यहाँ पे मैं चिन्हों के बारे में बताऊंगा, तो आइसलैंड इस तरह से बन रहा है, यव चिन्ह जो होते हैं, तो वो होगा है, तो जो है बीमार होगा व्यक्ति उस एज में, जैसे ही कहीं भी हो, मान लीजिए तो शुरू में है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म जो है रहस्यमय होता है। मतलब जैसे कि रहस्यमय का मतलब है कि जैसे कि उसको अपने माता पिता के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि कौन है माता पिता, या इस तरह के व्यक्ति जैसे कभी भी आएंगे, तो अगर आपने देखा कि उसका जो यहीं पर एक यव चिन्ह है या द्वीप है यहाँ बन रहा है शुरू में ही, तो आप जान सकते हैं कि इनको जो है मतलब इनके माता पिता कौन है, इनके बारे में इनको आइडिया नहीं, या किस तरह इनका जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ है ये, या बीमार रहे होंगे वो जीवन में, मतलब उस एज में जहां पर वो द्वीप बन रहा है, इस तरह से ये मैं जब और अभी मैं केवल इसका पार्ट कवर कर रहा हूँ यहाँ जीवन रेखा के में कोई चिन्ह है या क्या चीजें, चिन्हों की डिटेल मैं और आगे मैंने बनाया है, अगले वीडियोस में जब बताऊंगा तो और क्लियर होगा कि किस चीज का क्या इंडिकेशन होता है। तो अगला है, अगर जीवन रेखा अंत में दो भागों में बट जाए, जैसे जीवन रेखा किसी किसी की दो भागों में बट जाती है और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो, तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। जीवन रेखा जैसे कि दो रेखाओं में बट जाए, तो इस तरह से ये मून माउंट पे अगर कभी कभी जीवन रेखा यहाँ से लास्ट में जाके दो भागों में बट जाती है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो जन्म स्थान से जो उनका मृत्यु है वो दूर होती है, हो सकता है विदेश में हो। अगर मून माउंट तक जा रही है ज्यादा दूर, दो भाग बट करके इससे मून माउंट पे जा रहे हैं, तो ऐसा चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो विदेश में उनकी मृत्यु होगी या सुदूर प्रदेश में होगी, अपने जो जन्म स्थान से दूर है, ये इंडिकेशन मिलता है वहां से।
सर ये वाला काइंड ऑफ मतलब सिमिलर नहीं है जो सर आपने कहा था जो काट के सन माउंट मतलब मून माउंट पे जाएगी? हाँ नहीं, इसमें थोड़ा फिगर वैसा हो गया है। अंत में ये रिजल्टिंग तब होती है जब ये लास्ट में जैसे दो ब्रांच हो गए इस तरह से ये यहाँ पे अच्छा, मतलब बिल्कुल एंड की तरफ सर। हाँ एंड अंत में दो ब्रांच में बढ़ जाती है। तो एक ब्रांच ऐसे जा रहा है, एक ब्रांच इस तरह से यहाँ से निकल रहा है। तो वो हम लोग रिजल्टिंग करते हैं कि ये जो अपने जन्म स्थान से दूर होंगे। या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो जन्म स्थान से दूर प्रदेश में मतलब निवास करेंगे। ये चीज है। अगर ये शुरू में ही कहीं दो भागों में बट रही है तो ऐसा व्यक्ति मतलब उस एज स्पैन में दूर चला जाएगा। ये चीज है। अपने जैसे ये इंडिकेशन कुछ लोग ये मतलब कुछ माता पिता पूछने आते हैं कि ये हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो आप इंडिकेशन वहां से देख सकते हैं कि जीवन रेखा दो भागों में बट रही है तो किस एज में जाके बट रही है। तो वहां से जो है आप इंडिकेशन आप बता सकते हैं कि हाँ ये दूर रहेंगे घर से मतलब। ओके सर। मृत्यु भी हो सकती है या ऐसे लोग दूर उसमें मृत्यु तो खैर हम जब मतलब मृत्यु का तो कई चिन्ह होते हैं तब हम मृत्यु का डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि हृदय रेखा में भी क्रॉस है दोनों हाथ में सेम चिन्ह दोनों हाथों में। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस यहाँ पे है जीवन रेखा में हमने देखा कि करीब 56 साल की एज में क्रॉस है। तो वही क्रॉस आपकी उनकी हार्ट लाइन में भी यही सेम इंडिकेशन दिख रहे हैं। या हार्ट लाइन और लंबी नहीं है तो देख सकते हैं तो वो मृत्यु का वो इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ एक बेसिक चीज है कि अगर इस तरह से जीवन रेखा बढ़ रही है तो व्यक्ति दूर निवास करेगा या दूर दूर रहेगा मृत्यु के समय अपने घर से दूर रहेगा। अगला है जो जो रेखा है जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती है। कुछ पार्ट मैंने यहाँ से अभी बताया था जैसे कि स्क्वायर वाले में वही पार्ट आगे और है जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर जाती है। वे अधिकारों में वृद्धि आर्थिक लाभ और सफलता के सूचक है। जैसे ये अपवर्ड लाइन है जीवन रेखा से निकली है तो ये अपवर्ड लाइन कभी कभी क्या होती है ये अपवर्ड लाइन ही जैसे भाग्य रेखा बन जाती है। ये लंबी लाइन इतनी हो गई तो ये भाग्य रेखा सैटर्न माउंट तक चली गई या सन माउंट तक चली गई तो वही भाग्य रेखा होती है। तो ऐसे लोगों की रिजल्टिंग दो तरह की होती है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि किसी की भाग्य रेखा हमने देखी कि यहाँ से निकली है और ऊपर तक सैटर्न माउंट तक चली गई ये लाइन। तो हम ये देख करके बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी मेहनत से जो भी अर्न किया है वो सारी अपनी मेहनत मतलब उनको पैतृक में कम मिला है अपनी पिता माता से कम मिला है। और जो भी उन्होंने सृजन किया है वो अपने जीवन में अपने मेहनत से अपने कर्मों के द्वारा किया है। तो वो व्यक्ति इसकी पुष्टि करेगा कि हाँ वो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकली और जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल करके ये सैटर्न माउंट तक चली गई। तो वो हम देख रहे हैं कि ये तो ऐसे उनको बता सकते हैं आपने जितना मतलब संजोया है जो भी आपने बनाया है वो आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। आपको उतना मिला कम था पैतृक में। तो ये चीजें और ये अपवर्ड लाइन है तो ये कहीं ना कहीं आपके अधिकार क्षेत्र में जैसे कि ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे पूछने आया कि हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा तो आप देखिए कि इनकी किस एज में ये लाइन है। जैसे मान लीजिए ये लाइन पार अभी वो 44 के मान लीजिए है तो आप बता सकते हैं कि हाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अपवर्ड लाइन है ये करीब 46 के एज में होगी। तो वो 44 के हैं तो आप बता सकते हैं कि आपका 1.5-2 साल के समय में अपग्रेडेशन है कुछ आपको। तो अगर यहाँ सर्विस लाइन इसमें है यहाँ पे सर्विस लाइन है जो सूर्य पर्वत पर तो आप बता सकते हैं कि जो है आपका सर्विस में अपग्रेडेशन है। अगर जीवन रेखा में तो उनको कहीं से और लाभ मिलेगा जीवन में उनको व्यापार चलेगा या किस कहीं से उनको ऑनेरियम मिलेगा या इस तरह से कोई उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। तो ये चीजें वहां से इंडिकेशन मिलता है। तो ये याद रखने की बात है कि अगर अपवर्ड लाइन है तो उनको प्रोग्रेस मिलेगी या कोई आर्थिक लाभ होगा या सफलता का इंडिकेशन है। नंबर अगला है 15 नंबर अगर ऊपर की ओर जाती हुई रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य क्षेत्र की ओर जाए तो व्यक्ति में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बात की तो विशेष गुण मतलब कि अगर यही रेखा सूर्य पर्वत पर चली गई यहाँ से निकल करके तो ये ऐसे लोग टीम लीडर हो सकते हैं या उनको कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है। सूर्य पर्वत पर जा रही तो ये रेखा जीवन रेखा के गुणों में सूर्य का के पर्वत के जो गुण है सन के जो गुण है उसको इनहेंस कर देगी। तो ये हम देखेंगे अगर मान लीजिए ये यहाँ से निकल करके किस एज में निकल कर जा रही है तो उस एज में प्रिडिक्शन करेंगे कि ये करीब 28। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई आया हमारे पास तो
कि हमारा देख लीजिए कि हम IAS PCS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम श्रीमान जी सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका सूर्य पर्वत भी उच्च है और एक सूर्य पर्वत पर ये रेखा आ रही है और ये रेखा करीब आपने देखी कि 28 ईयर्स के स्पैन पे है। जैसे मैंने इसको अप्लाई भी किया है, मैंने देखा है ये रिजल्ट मैंने देखा था कि जो मैंने पिछली बार बताया था मेरे साथ कि IAS के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मैंने देखी थी इस तरह की रेखा। तो सूर्य पर्वत उनका उच्च था, गुरु पर्वत उच्च था, बुध पर्वत, 3 पर्वत बहुत अच्छे थे और एक रेखा इनकी सर्विस लाइन भी थी। इस तरह से ये सूर्य रेखा में और एक रेखा ये यहाँ से भी जा करके करीब 28 ईयर की एज में ये रेखा यहाँ मिल रही थी। तो वो मैंने देख करके इन चीजों का रिजल्ट जब कंपाइल किया तो तभी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि नहीं आप तैयारी करिए IAS के लिए, आप प्रोसीड करिए, आप सक्सेसफुल रहेंगे और वो सक्सेस हुए। तो ये एक इसका ही मतलब जो ये जीवन रेखा में है, पद प्रतिष्ठा सम्मान का भी इंडिकेशन है। उपयुक्त रेखा अगर बुध क्षेत्र की ओर जाए तो व्यापार और जीवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर यही रेखा मरकरी माउंट की ओर चली जाए, सन माउंट पे, तो वो सर्विस में अपग्रेडेशन पाएगा। अगर यही रेखा ये मरकरी माउंट और बुध पर्वत पर चली जाए तो वो व्यापार में सफल होगा ऐसा व्यक्ति। या कभी कभी आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की सर्विस लाइन भी है ये, और ये किसी एज एक जैसे मान लीजिए आपने देखा कि करीब 40-41 साल की एज में ये एक रेखा निकल करके बुद्ध पर्वत की ओर जा रही। तो आपको ये इंडिकेशन वहां से मिलेगा कि ये व्यक्ति सर्विस में तो है ही, इसके साथ ये अपना व्यापार शुरू करेंगे, तो कंसल्टिंग कोई शुरू करेंगे, वहां से इनको कोई उद्यम लगाएंगे, कोई काम ऐसा करेंगे जो कि इनको व्यापार से भी लाभ होगा। तो आप देख के ये बता सकते हैं कि इनको व्यापार क्षेत्र में अब प्रगति किया, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बुद्ध जो है व्यापार का है, रिसर्च का, विज्ञान का द्योतक है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो वो इन चीजों को वहां से आप इंडिकेशन मिल जाएगा, आप बता सकते हैं ये चीजें आप मतलब व्यापार में सफलता। अब देख जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कोई व्यक्ति आपके पास आया 28 ईयर की एज में कि हम क्या करें, हम मतलब सर्विस में करें या हम अपना व्यापार करें। तो आप देख रहे हैं कि इनका उद्यम का, व्यापार का इंडिकेशन आपको मिल रहा है यहाँ से कि करीब 36-37 की एज में इनका है अपग्रेडेशन है व्यापार में। तो क्या होगा कि वो जब 30 साल की एज से कोई व्यापार शुरू करेंगे तब वो 37-38 में जाकर के उसको प्रोग्रेस दे पाएंगे। तो आप बता सकते हैं, और उनकी सूर्य रेखा नहीं है तो आप बता सकते हैं कि नहीं आप व्यापार में प्रोसीड करें। या आप देख रहे हैं कि भाग्य रेखा से 36 साल की एज में एक जीवन भाग्य रेखा से निकल करके एक रेखा यहाँ पे बुद्ध पर्वत की ओर जा रही, तो आप बता सकते हैं कि आप जो है व्यापार में सफल होंगे। लेकिन इसमें समय लगेगा, 35-36 साल की एज में सफलता मिलेगी तो आप शुरू करें व्यापार। तो ये इंडिकेशन यहाँ से आपको दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोस उसमें लेक्चर में मैं कवर करूंगा, शायद ब्रेन लाइन होगी। तो ये मैं नोट्स भेजूंगा अभी, उसमें आप कोई जैसे अगला मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में लूंगा अगली क्लास में, और हृदय रेखा भी शायद 2 पार्ट कवर करूंगा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। तो कोई क्वेश्चन है अगर आज के लिए तो आप कर सकते हैं। A quick question, Guruji. By looking at the print of the hand lines, is it possible to know if it is a female hand or the male hand? इतना एक्चुअली एक्यूरेटली तो नहीं बताना संभव नहीं है कि अगर जैसे कि कोई मतलब कुछ तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जो मेल पाम है वो भी कभी कभी इतने मतलब सेंसिटिव होते हैं या इतना कोमल होते हैं या इस तरह से इतना, तो उसमें एक्यूरेटली बताना संभव नहीं है, मतलब बहुत एक्यूरेसी से बताना संभव नहीं है मेल फीमेल में। लेकिन कुछ गणना कर सकते हैं, जैसे चंद्र पर्वत है उठा हुआ होगा महिलाओं में, शुक्र पर्वत ज्यादा उठा होगा, ये चीजें वहां से इंडिकेशन मिलता है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी से आप नहीं प्रिडिक्शन कर सकते। Correct. Thank you. तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि जैसे कि अगर आप किसी का पाम रीड करें तो उसमें उनके बारे में उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर मिले तो ज्यादा ठीक है, और नहीं तो एज
एक मतलब जो आपकी अप्रोक्सीमेट एज है, अगर मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं तो अप्रोक्स एज, तो उससे क्या होगा कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। और नाम है तो या मेल फीमेल वो भी आप मतलब क्या होता है ना कि ये चीज थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी कोई टेस्ट करते हैं कुछ लोग, जैसे कोई फीमेल है तो वो मतलब ये टेस्टिंग पार्ट आता है तो उसमें टेस्ट करते हैं कि इनको कितना नॉलेज है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टेस्टिंग में मतलब गड़बड़ी ना हो, टेस्ट में आपका कहीं मतलब जो सम्मान है वो ना खत्म हो जाए, खो जाए कि इनको, क्योंकि ये मतलब रियल साइंस तो है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है। बहुत सारी मतलब कोई एक रेखा या कोई एक चिन्ह देख करके हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते या रिजल्ट नहीं बना सकते। तो ये चीज है इसमें। तो कोई कोई कभी कभी टेस्ट करता है कि मतलब मेरी तो कि आप ये बताइए कि मेरी शादी किस एज में हुई है, तो वो चीज मतलब इसको अवॉइड करिए कि आप ये कहिए कि आपको जो फ्यूचर क्वेश्चन है वो आप बताइए। तो पास्ट प्रिडिक्शन आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए करिए, और किसी का पास्ट प्रिडिक्शन मतलब चेकिंग कर अपनी चेकिंग के लिए मत कराइए। ये चीज है क्योंकि वो चीज तो उनको पता है कि इस एज में ये हुआ है, और आपसे वो क्रॉस चेक करके आपकी कैलकुलेशन को मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेंगी ये चीजें। हेलो। Thank yes. जी जी। तो सर मतलब अगर लाइफलाइन सर मतलब ऐड में मतलब 2-3-4 लाइनों में बढ़ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है सर? तो वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये मतलब बट रही है या किस जगह पे ये चेंज हो रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई लाइनों में बटती है तो उसकी ऐसे व्यक्तियों की सोच भी अलग होती है। जैसे क्या होता है कि अगर देख रहे हैं कि एक टुकड़ा केतु पर्वत की ओर जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे यहीं पे 2-3 लाइनों में बट रही है और वो केतु पर्वत की ओर जा रही है, तो केतु एक पवित्र ग्रह है। तो ऐसे लोगों की सोच जो होगी अंत में जब वो मतलब बूढ़े होंगे या उसमें अंत समय के लगभग होंगे, तो क्या होगा कि उनकी जीवन दर्शन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। वो सोचेंगे कि पहले पूरे जीवन वो ये सोचते रहे होंगे कि मतलब पैसा कमा ले या ये कर ले, कितना मतलब भौतिक सोच के होंगे, लेकिन जब अंत समय जीवन रेखा का ये देखेंगे कि अगर टुकड़ा केतु पर्वत की ओर मुड़ रहा है तो चंद्र पर्वत की ओर मुड़ रहा है, तो उसके गुण अलग होंगे, चंचलता या उस संकुलता रहेगी। लेकिन अगर केतु पर्वत की ओर मुड़ रहा है या केतु की तरफ राशि जा रही है, तो वो ऐसे व्यक्ति की सोच बदल जाएगी, मतलब वो आध्यात्मिक हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था उनकी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हम वहां से कैलकुलेट कर सकते ओके सर। हैं। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। Yeah, just request you to send me the PDF file in हाँ English. मैं आज मैं जैन जी से बोलता हूँ कि नंबर शायद आपके उन्होंने लिए हुए हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्रिएट कर देंगे हम लोग, उसके बाद में फिर वहीं पर हम शेयर कर सर एक चीज और मतलब सर जब रेखा मतलब जो मतलब वो सीधी आती है मतलब जब शुरुआत होती है अगर जो जब हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो एंड में बच जाएगी तो किसी की शुरुआत में भी बढ़ती है सर? हाँ, शुरुआत में बढ़ती है तो वो हम देखेंगे कि शुरुआत में बढ़ करके वो कहाँ जा रही है। जो जैसे किसी किसी की शुरुआत में बढ़ करके ऊपर जा रही है, जैसे गुरु पर्वत पर जा रही है, तो उसके रिजल्ट अलग होंगे। अगर मरकरी वो इस पे मार्स माउंट पे जा रही है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। वो ऐसे व्यक्ति मतलब जो कि सोच जो है उससे होगी, झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे। तो उसमें जैसे कि किस एरिया में जा रही है ये चीज हम देखेंगे, तो उसके रिजल्ट फिर हम लोग वहां से बनाते हैं। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। I'm good, Guruji. Thank you. जी थैंक यू सर। जी। कोई और पिछले जो वीडियोस
क्लास था उसका भी कोई डाउट है या कुछ और, तो वो भी एक बार डिस्कस करना चाहें तो। A lot of times, Guruji, there are vertical lines going from the lifeline, and there are certain cross lines. So the way I'm, interpreting the cross lines as something that indicate problems, accidents or whatever health issues, but the vertical lines indicate. The vertical that rise from the lifeline. अच्छा, What is आप ये पूछ रहे हैं कि वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन में कैसे इंडिकेशन, मतलब कैसे चाह रहे हैं? because जी I do see vertical lines as well as I see, horizontal lines जी on the जी lifeline. So, and sometimes the lifeline is kind of, thinning out for a little bit, and जी। then it becomes, well formed. जैसे Yeah. जैसे क्या, हाँ, जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये रेखा है, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये थोड़ा नीचे से शुरू हुई है थोड़ा सा, हाँ, तो ये क्रॉस में भी आएगा कि ये क्रॉस भी कर रही है। हाँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं, एक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक ये तो, जैसे ये रेखा आप देख रहे हैं, ये क्रॉस मानी जाएगी, वर्टिकल है लेकिन ये क्रॉस भी है। I see. जैसे कि तो क्या होगा, अगर यही रेखा आप देखें कि ये रेखा है जैसे, तो ये क्रॉस भी है, तो ये क्रॉस लाइन भी मानेगी, ये क्रॉस लाइन ही मानी जाएगी। और अगला है, जैसे कि आपने बताया कि वर्टिकल लाइन के बारे में, तो वर्टिकल लाइन मैं बताना जा रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं कर रही, इसके बेस से ही चल रही है। इसका बेस जो है वो हम ये देखेंगे कि इसका बेस, मतलब जैसे कि इसका बेस वीनस माउंट में है या लाइफ लाइन में है, इसका देखने का ये तरीका। Okay, okay. जैसे वर्टिकल लाइन जो होगी कभी कभी, जैसे आप देखिए ये वर्टिकल लाइन है, लेकिन इसका जो बेस है, इस सभी का बेस लाइफ लाइन है, ठीक है। और इसका आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एक लाइन ये भी वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन इसका जो बेस है वो वीनस माउंट है। So what does that mean? तो मतलब इसका मतलब है ये क्रॉस लाइन होगी जीवन रेखा में इसका, ये जैसे मैंने बताया था कि ये पशु से या कोई जानवर से प्रॉब्लम होगी, तो ये इसीलिए चूंकि ये क्रॉस कर रही है और सेटल No, माउंट तक जा रही है। but the line is, base is starting from Venus Mount, and it is crossing the lifeline, but not reaching all the way to Saturn Mount. नहीं, Just, सैटर्न तक, हाँ नहीं, सैटर्न तक है, अच्छा, सैटर्न तक नहीं जा रही है। हाँ तो just तो going हाँ beyond headline. हाँ, तो वो भी सैटर्न तक नहीं जा रही, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सैटर्न तक नहीं गई, लेकिन ये लाइन यहीं तक है, थोड़ा ही बढ़ा, तो क्या होगा कि उसके लाइफ में ये एक्सीडेंट इवेंट होगा। फिर आप ये प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि ये जानवर से प्रॉब्लम होगी। अगर सैटर्न माउंट तक जा रही है तो आप ये बता सकते हैं कि किसी एनिमल से आपको इंजरी होगी। और अगर ये केवल ये वीनस से निकली है और ये लाइफ लाइन पर अटैक करके बस थोड़ा सा ही निकल गई, तो आप ये बता सकते हैं कि इस एज में आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम होगी, और उसमें एक वजह क्या होगी वो नहीं बता सकते हैं आप। वो आप उसमें फिर दो तीन चीजें बताइए कि आपको कोई एक्सीडेंट होगा या हॉस्पिटलाइज होंगे, इस तरह की चीजें आप फिर रीड कर सकते हैं। और So अगर ये vertical line is सैटर्न, not good. That means तो जी, vertical line is not good, right? वर्टिकल लाइन, हाँ, वर्टिकल लाइन जो होता है वो अच्छी होती है, लेकिन क्रॉस करेगी तो वो फिर वो मतलब उसके गुणों को, जहां पे क्रॉस करेगी वहां पर वो उसको निगेटिविटी देगी उस एज में। और वर्टिकल लाइन अगर केवल वर्टिकल लाइन है तो वो बहुत अच्छी होगी, मतलब एम्बिशन को बढ़ाएगी या उसकी सोच को पॉजिटिव करेगी। और अगर यही निगेटिव होगी, जैसे ये ऊपर की है, यही अगर ये नीचे बन जाए इस तरह से, नीचे आ जाए यहाँ यही जीवन रेखा से, काटे नहीं लेकिन नीचे है, तो भी तो निगेटिव होगी, निगेटिविटी देगी, ये चीज है। Okay. And horizontal line, horizontal हॉरिजॉन्टल line. लाइन, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो अगर लाइफ लाइन को काटती हुई हॉरिजॉन्टल भी है तो भी वो प्रॉब्लम करेगी। अगर काट नहीं रही है, जैसे कि ये मैं आगे बताऊंगा कि इसमें मैं एक चीज थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं फिगर ले लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा मुझे लग रहा है। हाँ, एक मिनट। जैसे कि आपको मैं इसी में बताता हूँ, अ,
जैसे कि एक चीज है, आपने किसी का देखा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके हाथ में, ठीक है, Uh-huh. वीनस माउंट में। Right. तो इसकी दो रिजल्टिंग होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। एक तो ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, ज्यादा सोचते हैं और निगेटिव थिंकर होते हैं। तो और दूसरी चीज है कि ऐसे लोग कभी भी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, मतलब चिंतित हो सकते हैं या चिंतनशील व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप उसमें आपको डिफरेंस करना है। कैसे डिफरेंस होगा कि अगर उनका वीनस माउंट अच्छा है और ये अगर मरकरी माउंट उच्च है, अच्छा है, तो ऐसा, और हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकर तो होगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में थिंकिंग करेगा। मतलब वो राइटिंग स्किल होगा उसके अंदर, या कोई लेखक होगा, या कभी कुछ क्रिएट करने के लिए सोचेगा। और अगर उसका व्यक्ति का आप देख रहे हैं मरकरी माउंट लो है और वीनस माउंट भी इतना अच्छा नहीं है, लो है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से जीवन रेखा के अगर काट रही है, तो वो तो निगेटिव है, मतलब उनको इंजरी, एक्सीडेंट या इलनेस देगी। काट नहीं रही है तो क्या होगा कि ऐसे लोग डिप्रेशन में रहेंगे। वो ओवर थिंकर होंगे लेकिन निगेटिव थिंकर भी होंगे, ये चीज है। And vertical lines है तो अंग्रेजी, if both vertical lines वर्टिकल visualize. लाइन से तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा, अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते होंगे, वो तो होगा उनके अंदर अगर वर्टिकल लाइन है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर वो मतलब दो तरह के भी होंगे। दो दो चीजें देखनी कि ओवर थिंकर है तो कि पॉजिटिव ओवर थिंकर है या निगेटिव ओवर थिंकर है, मतलब डिप्रेशन वाले व्यक्ति है, या लेखन क्षमता अच्छी है तो भी ओवर थिंकर होंगे, ये चीज है। Thank you. I think we'll study more, no, when you're talking about mounts and Venus mount and all this. So we'll discuss this thing more, right? जी जी, मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, कवर करूंगा सारी चीजें। Thank you for so much. Thanks for your guidance. सर एक क्वेश्चन था सर, मतलब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो बताया ना सर। सर जैसे जी। स्लांट, कई लोगों में जैसे स्लांट मतलब तिरछी लाइनें होती है ना सर, तिरछी लाइनें, जी जी। वो भी सर मतलब काट रही होंगे तो उसको नेगेटिव ही लेंगे सर। हाँ, तिरछी लाइन अगर क्रॉस कर रही है, तिरछी लाइन भी क्रॉस करी तो नेगेटिव होगी। जी जी। ओके सर। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। तो आज के लिए मैं क्लास एंड कर सकता हूँ शायद, मैं सोच रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी जी, Thank you ओके so much. ओके ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, You थैंक too. यू सर, Thank you. गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।